ठीक है जी, मैंने इसको रिकॉर्डिंग पे भी लगा दिया है। तो सबसे पहले तो जो है लास्ट सेशन में जो हमने फ्रंट एंड में टाइटल के ऊपर डिस्कशन की थी, अगर तो उसके ऊपर किसी का शार्ट कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ लें। अदरवाइज़ जो है आज हमने फ्रंट एंड को जो है वो लाज़मी ख़त्म करना है। पिछली दफ़ा भी हम डिटेल डिस्कशन की वजह से फ्रंट एंड ऑप्टिमाइज़ेशन को जो है वो ख़त्म नहीं कर पाए थे। तो आज इंशाल्लाह जो है जो फ्रंट एंड ऑप्टिमाइज़ेशन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डिटेल में हम देख लेंगे। मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ओके ग्रेट। अच्छा, लास्ट टाइम जो है वो हमारी डिस्कशन एंड हुई थी टाइटल के ऊपर। तो अभी जो है बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको जो है हम आज डिटेल में डिस्कस भी कर लेते हैं, स्पेशली इन टर्म ऑफ पीपीसी पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो अ, इसमें सेकंड नंबर पे हम डिस्कस कर लेते हैं बुलेट पॉइंट्स को। अच्छा, बुलेट पॉइंट सबसे पहले तो यह है कि बुलेट पॉइंट का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए जिसको हम बेसिकली अचीव कर रहे हो, जो या जो ऑलरेडी रिटन बुलेट्स हैं उसको अगर देखना हो कि क्या वो अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल कर भी रही हैं, मतलब उसमें ऑप्टिमाइजेशन की गुंजाइश मौजूद है या वो फिर ऑप्टिमाइज्ड हैं। तो जैसे हमने देखा था कि जो टाइटल का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है व्हाट इट इज़, कि आपकी प्रोडक्ट है क्या। इस तरह जो बुलेट पॉइंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाई कस्टमर शुड बाय इट। ठीक है। डेफिनेटली जब एक चीज़ जो कस्टमर लेने आया है उसकी जो है वो फर्स्ट पेज पे उसको जो है वो इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं उसी चीज़ के मिलते जुलते, हो सकते हैं आपसे अच्छी प्राइसिंग में हो सकते हैं आपसे इक्वल प्राइसिंग पे हो, प्रोडक्ट ऑफर से हो, तो वाई कस्टमर शुड बाय इट। ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है इमेजेस का और बुलेट पॉइंट्स का। तो इमेजेस पे हम आते हैं बाद में, पहले जो है हम बुलेट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस कस्टमर को अचीव करने के लिए वाई कस्टमर शुड बाय इट, तो आपको देखना होगा कि कस्टमर खरीदने क्यों आ रहा है प्रोडक्ट। ठीक है। अब इसमें जो है दो मेन अप्रोचेज़ हैं जो मोस्टली जो बड़े कॉपी राइटर्स हैं वो उसको फॉलो करते हैं। एक है जो है वो फीचर बेनिफिट ड्रिवन अप्रोच जो कंटेंट राइटिंग में है, और दूसरी होती है बेनिफिट वर्सेस फीचर ड्रिवन अप्रोच। इसको मैं आपकी जो है वो याद दहानी के लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बेनिफिट फीचर अप्रोच। इसमें क्या होता है कि आप जो चीज़ भी सेल कर रहे हैं, ठीक है, चूँकि यहाँ पे हम अमेज़न प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप जो है पहले अपने बेनिफिट को जो है वो हाइलाइट करते हैं, बेनिफिट को बेचते हैं, फिर अपना फीचर बताते हैं कि इसका फीचर ये है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोडक्ट है जो बेसिकली अपने स्मॉल साइज़ की वजह से स्पेस सेविंग के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही चीज़ है, सेम यूटिलिटी है, फंक्शन सेम परफ़ॉर्म करती है, लेकिन आपने जो प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे हैं वो स्मॉलर साइज़ है, जिसकी वजह से बेनिफिट ये हो रहा है कि स्पेस जो है वो सेव हो रही है। तो अब उसमें एक अप्रोच ये है कि आप उसका पहले फीचर बताएँ, कि बाकी जो है वो 12 क्रॉस 12 का बेच रहा है तो आप 3 क्रॉस 3 का बेच रहे हैं। तो आप फीचर बताएँ कि ये स्मॉल साइज़ 3 क्रॉस 3 है, और फिर आप बताएँ कि ये कैसे जो है वो स्पेस सेविंग के लिए यूज़ होती है या कैसे आपकी स्पेस सेव कर रही है। और दूसरी अप्रोच ये है कि आप पहले बेनिफिट को टारगेट करें, स्पेस बताएँ कि स्पेस सेविंग कितना इफ़ेक्टिव वे से कर रही है, और फिर एंड पे उसका फीचर बता दें कि ये स्पेस सेव इसलिए कर रही है क्योंकि इसका डायमेंशन ये है। ठीक है? तो जो मेरी फ़ेवरेट जो अप्रोच है जो बुलेट्स के अंदर और इमेजेस सेकेंडरी इमेजेस की सीक्वेंस के अंदर भी, वो है बेनिफिट फीचर अप्रोच। ठीक है? उसकी वजह ये है कि जो कस्टमर आपके पीडीपी पे आता है वो फीचर्स बाय करने नहीं आता, वो बेनिफिट बाय करने आता है। उसको कोई ना कोई पेन पॉइंट होता है जिसकी वजह से वो जो है आई मीन आपके उस प्रोडक्ट तक आ रहा होता है। तो आप वो फीचर्स तो हो सकता है अगर वो 2-3 प्रोडक्ट्स देख चुका है तो उसको वैसे भी जो है फीचर्स अच्छी तरह याद हों। उसको जो है वो बेसिकली अपना बेनिफिट देखना है कि मुझे
जो पेन पॉइंट जो जो बेनिफिट मैं लेने आया हूँ इस प्रोडक्ट में वो एड्रेस हो रहा है या नहीं। तो पूरी जो बुलेट्स आपकी जो घूमनी चाहिए वो इस उसके साथ होनी चाहिए कि डेफिनेटली जो आपकी रिव्यूज इनसाइड से जो आपके पेन पॉइंट्स आए हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हों। इसके अलावा जो है अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें भी जो है वो कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम जो है आप वन फ्रेज पर बुलेट आपका टारगेट होना चाहिए। रीज़न वही बड़ी सिंपल सी है कि देखें आपके पास 4 बुलेट्स हैं, अगर आप 4 फ्रेजेस भी अकोमोडेट करें तो 4 यहाँ पे हो गए। टाइटल मैंने कहा कि आपका आइडियली 1 फ्रेज जाना चाहिए, मजबूरी के तौर पे आप उसमें 2 डाल दें, इससे ज़्यादा ना जाए। तो आपकी जो टॉप के जो 6 फ्रेजेस हैं वो तो इजीली यहीं पे ही अकोमोडेट हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास जो है वो जगह आपके पास सिर्फ आपकी प्रोडक्ट की डिमांड हाई है, आपके पास मल्टीपल कीवर्ड्स हैं, रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, तो आप उसको बैकएंड में अकोमोडेट कर सकते हैं। वो हम बैकएंड की ऑप्टिमाइजेशन में उसको देख लेंगे कि आप वहाँ पे कैसे उस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बुलेट के अंदर 1 फ्रेज इनफ होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा आप जो है उसमें स्टफिंग करेंगे तो डेफिनेटली ये जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ बेनिफिट फीचर्स, इसको आप इग्नोर करेंगे या उसको फुलफिल करते हुए आपकी बुलेट्स इतनी लेंथी हो जाएंगी कि it should be it should be precise अच्छा ये शायद एक्सेप्शंस की जो है वो आप में से कोई बता सकेगा एक्सेप्शन की स्पेलिंग क्या होता है? आई थिंक नाउ इट्स राइट। अच्छा जी, बुलेट्स जो है वो प्रिसाइज ही होनी चाहिए। सी लेट आएगा एक के बाद। वो सी में लिख रहा था तो उसमें वो एरर दे रहा था। ओके ग्रेट, ठीक है। एक्सेप्ट एक्सेप्शंस, ठीक है। बुलेट्स आपकी प्रिसाइज ही होनी चाहिए। इसमें अगर ज़्यादा जो है वो लेंथी बुलेट्स होंगी तो ऑफ कोर्स उसमें कस्टमर्स के पास जो है वो इतनी ज़्यादा भी वो डिटेल ओरिएंटेड नहीं होते कि आपकी इतनी लेंथी लेंथी जो है वो बुलेट्स को रीड करेंगे। तो जितनी प्रिसाइज होगी उतनी अच्छी होगी, लेकिन कुछ जो है निशेस के अंदर जो एक्सप्लेनेटरी होती हैं, ठीक है, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन उन चीज़ों की उन बेनिफिट्स की देना लाजमी होती है, वहाँ पे वो ज़्यादा लेंथी हो सकती हैं, बट स्टिल उसकी जो है वो रिपीटिशन या प्रिसाइजनेस को जो है वो वो नहीं होनी चाहिए, कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो मैक्सिमम बुलेट लेंथ है वो 1000 जो है बाइट्स के अंदर अंदर हो। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं कि अगर 1000 बाइट्स के अंदर आपकी जो है वो बुलेट्स हों तो उसके लिए जो है अगर आपकी 5 बुलेट है तो इस मीन्स 200 बाइट्स पर बुलेट। अच्छा, अब अमेज़न जो है ऑल्दो कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी भी करता है, बट मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज अमेज़न जो इंडेक्स करता है आपके वो फर्स्ट 1000 बाइट्स को इंडेक्स करता है। अब ये चाहे 1000 बाइट आप एक बुलेट में डाल दें, चाहे आप 2 बुलेट में डाल दें, चाहे आप 3 में डाल दें, तो पहले जो 1000 बाइट्स होंगे वही इंडेक्स होंगे। तो अगर इससे जो फॉर एग्जांपल पहले बुलेट में आपने 500 बाइट डाल दिए, दूसरे में जो है वो 250 डाल दी, तीसरे में 250, तो आपके जो फर्स्ट 3 बुलेट्स हैं वो इंडेक्स होंगे, उसके आगे जो 2 बुलेट्स हैं वो इंडेक्स नहीं होंगे।
ठीक है, इसकी आपने लेंथ का भी ख्याल करना है, जैसे हमने टाइटल की लेंथ का ख्याल किया था। तो उसके लिए वाइज अप्रोच तो ये है कि आप पर बुलेट जो है वो 200 बाइट्स दे दें। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपके बेसिकली आप अंडर 1000 बाइट्स अपना पर्पस जो है वो फुलफिल कर लेंगे। लेकिन कुछ बुलेट्स या कुछ बेनिफिट्स को अगर आप एक्सप्लेन करते हुए वो ज़्यादा चली जाती हैं, 250 समथिंग दैट, तो आप उसमें जो है किसी बुलेट को ज़्यादा दे सकते हैं, किसी को कम दे सकते हैं। लेकिन बुलेट जो है वो बेहतर ये है कि वो ज़्यादा लेंथी ना हो। ऐसा ना हो कि वो एक बुलेट के बजाय पैराग्राफ हो जाए। अब जैसे ये अभी जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, तो दीज आर बुलेट्स। ठीक है, जिसमें ये नो कीवर्ड स्टफिंग, तो जो एक पर्पस है वो कन्वे हो गया, आपको पता चल गया है कि इससे ये बताया गया कि कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं एक पूरा पैराग्राफ लिख दूं, तो ये बाई जो डेफिनेशन है वो बुलेट नहीं होगी। और बेसिकली बुलेट ही क्यों डाली जाती है, उसकी वजह ये है कि वो टू दी पॉइंट बेसिकली इंफॉर्मेशन दे रही होती है। ठीक है, वो पढ़ने वाले का भी टाइम बचा रही होती है और सबका वो टाइम बचा रहे होते हैं। तो कस्टमर भी आ रहा है तो उसका भी टाइम बचा रहा है, उसको भी एक सिंगल लाइन के अंदर उसको, या 2 लाइन के अंदर उसको आंसर मिल रहा है। लेकिन अगर आप बुलेट को पैराग्राफ बना लेंगे तो वो बेसिकली अपना पर्पस फुलफिल नहीं कर रहा होगा। अच्छा, इसके अलावा जो है आप कोशिश करें कि एक बुलेट के अंदर जो है वो बड़ी वो बेसिकली वेल टारगेटेड हो। वेल टारगेटेड होना चाहिए कि जो है वन बुलेट, या आप यूं कहें कि वन टॉप पेन पॉइंट, या जो टॉप का आपका बेनिफिट है वो एक बुलेट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक बुलेट के अंदर 3 चीज़ों को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो और वो उनमें से कोई एक भी आप अच्छे तरीके से कन्वे नहीं कर पाए। ठीक है, तो उसमें आप ऑफ कोर्स कैटेगराइज कर लेंगे कि फर्स्ट बुलेट में मैं किस पॉइंट को जो है वो टारगेट करूंगा, जो मेरा मेन सेलिंग पॉइंट है। ऑफ कोर्स जो आपका टॉप का यूएसपी होगा, जो टॉप की आपके बेनिफिट होगा, उसको आप फर्स्ट बुलेट के अंदर जो है वो सेलेक्ट करेंगे। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं करना कि आप जो है वो 3 या 2 बेनिफिट को मर्ज कर दें, और उससे होगा क्या कि वो एक जो बेसिकली मैसेज कन्वे होना है वो वेग ही होगा एंड पे। ठीक है, तो आप अपने बेनिफिट्स को है जो है वो टॉप के 4-5 बेनिफिट्स के अंदर डिवाइड कर लें, बुलेट्स के अंदर, और कोशिश करें कि जो जितना टॉप का बेनिफिट है वो ऊपर फर्स्ट बुलेट में आए, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसको हम जो है, अच्छा यहाँ पे जो है, अब ये मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा, इसमें जो बुलेट्स जो हैं आपको नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा, एक तो ये है कि यहाँ पे इन्होंने इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए और फैंसी बनाने के लिए और अच्छा दिखने के लिए जो है, एक तो इस कैपिटल हेडिंग्स का इस्तेमाल किया है, और इसके अलावा जो है ये स्पेशल करेक्टर्स यूज़ किए हैं, या जिसको हम आल्ट कोड भी कहते हैं, वो यूज़ किया है ताकि ये अट्रैक्टिव हो सके। अच्छा, इसमें जो है आप बिल्कुल कर भी सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि वो बड़ी ही जो है वो एक अट्रैक्टिव तो लग रही हैं, लेकिन इसके अंदर अगर आप स्पेस देखें तो अच्छी खासी जो है आपकी यहाँ से जो है ये स्पेस, ये आपकी अट्रैक्टिवनेस की नज़र हो चुकी है। तो अगर आप एक ऐसी जो है जगह डील कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी आपको जो है वो स्पेस के इश्यूज आ रहे हैं, आपका जो है वो फुली जो चीज़ आप कन्वे करना चाह रहे हैं वो उस तरह कन्वे हो नहीं पा रही हो, या वो फिर लेंथी हो रही है, तो देन यू शुड यू कैन अवॉइड दिस। ठीक है,
आपको जो है इस फैंसी जो है वो टिक मार्क का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो है इसमें कैपिटल हेडिंग की भी जो है ज़रूरत नहीं है। आप इसको जैसे मैंने कहा था बेनिफिट वर्सेस फीचर अप्रोच के साथ आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम इनकी जो है वो लेंथ भी देख लेते हैं। अब जैसे ये यहाँ पे ये एक इनका, अब यहाँ पे मैं मिस्टेक्स आपको बताऊँगा कि इन्होंने मिस्टेक्स क्या-क्या की हुई हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली एज़ लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र भी जो है आपने ये चीज़ें देखनी होंगी। और इसमें ऑफ कोर्स आप पीपीसी सीख रहे हैं, लेकिन लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन को एक सेपरेट जो है वो एक स्किल के तौर पे भी आप बेच सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था। या अगर आपने अपने आप को एज़ पीपीसी एडवर्टाइज़र या पीपीसी मैनेजर बेचना है, तो आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने क्लाइंट को जो है एक फ्री वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बेचनी तो पीपीसी है, मैंने चलानी तो इसकी लिस्टिंग के ऊपर पीपीसी है, लेकिन मैं इसको इसकी लिस्टिंग की जो है वो ऑप्टिमाइज़ेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिपोर्ट बना के दे देता हूँ, ताकि उसको भी जो है वो एहसास हो कि आई मीन कैपेबल बंदा है। और अगर ये मेरे ऊपर ऑफ कोर्स आप उसमें जब हाइलाइट करेंगे, और हम तो चूँकि लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन को कर भी इन टर्म ऑफ पीपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से रहे हैं, तो आप उसको कहेंगे कि अगर मैं इस पे पीपीसी चलाऊँगा तो ये कैसे जो है आपका स्पेंड वेस्ट करेगा, या कैसे आपकी ट्रैफ़िक जो मैं स्पॉन्सर लाऊँगा वो कैसे ये ट्रैफ़िक को लीक करेगी ये लिस्ट। तो ऑफ कोर्स वहाँ से आपकी जो है वो सेल विदाउट सेलिंग भी हो रही होगी कि आप पीपीसी भी जो है उसको सेल भी कर रहे हैं, उसको फ्री वैल्यू भी ऐड कर रहे हैं। और क्लाइंट को अगर इस तरह के लोग मिल जाएँ, तो हर बंदा ऐसे ही लोग ढूँढ रहा होता है, जो आई मीन कोई ना कोई फ्री में वैल्यू प्रोवाइड कर दे और अपना जो है वो नॉलेज भी दिखा दे कि मैं इसमें नॉलेजेबल भी हूँ। अच्छा, एक तो चलें एक पिछले जो है लेक्चर में हमने जो एक अहम पॉइंट डिस्कस किया था कि करैक्टर्स और बाइट इक्वल नहीं होते, क्योंकि जब आप स्पेशल करैक्टर्स यूज़ करते हैं तो 1 करैक्टर इज़ नॉट इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है? तो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट करैक्टर्स, बट यू नीड टू कीप इन माइंड बाइट्स, बिकॉज़ अमेज़न एल्गोरिथम कैलकुलेट्स एवरीथिंग इन टर्म ऑफ बाइट्स। तो यहाँ पे 3 टू 7 करैक्टर्स हैं, एंड 333 जो है इसके वो हैं बाइट्स हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये काफ़ी लेंथी बुलेट है, ठीक है? इट इज़ नॉट अ बुलेट, इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ, ये हाफ पैराग्राफ है, ठीक है? 330 बाइट का। तो आई डोंट नो कि अब यहाँ पे ओवरऑल इनके अगर हम देखें कि ये कितने जो है वो बाइट्स को ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। ओके जी, ये 1000 से काम ऊपर ही है, तो इसमें ऑप्टिमाइज़ेशन की जो है इन टर्म ऑफ प्रिसाइज़नेस गुंजाइश मौजूद है, ठीक है? यहाँ पे आप इसके बाइट्स को, अब इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जहाँ पे भी डली हुई है, जहाँ पे चीज़ें रिपीट हो रही हैं, या एक्स्ट्रा यूज़ ऑफ फॉर, विद, ऑफ हो रहा है, तो आप उनको ख़त्म करते हुए इसको जो है अंडर 1000 ला सकते हैं, ठीक है? और दूसरा ये है कि अच्छा उसका अब इन्फॉर्मेशन पे भी अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो यू कैन यू अब इसमें से आप इसको जो है वो स्प्लिट टेस्ट करके देख सकते हैं कि अगर आप इसको ये अपने स्पेशल कैरेक्टर्स जो है अगर इसको रिमूव करते हैं, क्योंकि ये देखें अगर हम इसकी बात करें, देखिए 6 बाइट, हाँ, बल्कि ये ब्रैकेट भी तो उसका हिस्सा ही है ना, तो ये यहाँ से एक स्पेस में से, तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 6 बाइट्स थे, जो आपकी जो इस चीज़ की नज़र हो रहे हैं कि बिकॉज़ यू वांट टू मेक दिस बुलेट फैंसी, ठीक है? तो आप देख लें कि क्या इतना इम्पोर्टेंट है इसको टिक मार्क को यहाँ पे डालना, कि वो आपकी जो है इम्पोर्टेंट जो है वो बाइट्स ले रही है, ठीक है? तो ये आपने डिसाइड करना होगा, ऑफ कोर्स कंपेयर करके अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, अपने साथ, ठीक है? और इसकी आप इसमें हर चीज़ रिमूव करने के बजाय आप सिर्फ़ इसमें ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ़ टिक मार्क रिमूव करें और उसका इफ़ेक्ट देखें कन्वर्जन के ऊपर, ठीक है? तो अगर तो ड्रॉप हो रही है तो इट मीन्स कोई ना कोई इफ़ेक्ट तो वो डाल रही थी। अच्छा, दूसरा जो है आप इसमें जो है
our stretchable silicone lids are made with 100% safe food grade FPFES material, eco-friendly lids made with extra thick material, not easy to wear fab. Okay, fair enough. यहाँ पे जो है इन्होंने मतलब हेडलाइन ये दी है या इसको बुलेट को हेडिंग ये दी है कि प्लेटिनियम फूड ग्रेड सिलिकॉन। ऑफ कोर्स ये टॉप का बेनिफिट डिसाइड हुआ होगा, तो यहाँ पे जो है वो इन्होंने यहाँ पे प्लेस किया है। अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल लें, आपकी मर्जी है, या जो आपके बेनिफिट्स हैं उनको आप वर्ड फॉर्म में लिख के जो है आगे चीज़ को एक्सप्लेन कर दें, वो भी जो है आपकी प्रायोरिटी के ऊपर है। अच्छा, एक चीज़ तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि जो टॉप की जो है इसमें फर्स्ट 2 बुलेट्स, ठीक है, टॉप की 2 बुलेट्स जो हैं इस पे आपने फुल जो है वो एनर्जी लगानी है। अगर तो आप अपनी कन्वर्जन को और उसको ट्रैफिक को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो उसमें एक तो बड़ी ही जो है वो वेल स्ट्रक्चर्ड वेल टारगेटेड जो है ये 2 बुलेट्स होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो है वो मैक्सिमम इंडेक्सिंग जो है वो यहाँ से जो है वो हो रही होगी पहली 2 बुलेट से। और दूसरा ये है कि जब आप मोबाइल पे भी चेक कर रहे होते हैं ना, तो आपको पहली 2 बुलेट्स नज़र आती हैं, ठीक है, अगली 3 बुलेट्स आपको नज़र नहीं आती। तो उसके बाद वो अगर कस्टमर जो है वो क्लिक करके डिटेल में जाना चाहता है तो वो जा सकता है। तो उसको वो पहले 2 बुलेट पॉइंट से भी अंदाज़ा लगा सकता है कि मैं इसको क्लिक मोर करूं या यहीं से, मतलब ये यहीं से बाई कर लूं या यहीं से मैं इस लिस्ट से वापस चला जाऊं। ठीक है, तो आपने ये जो टॉप की 2 बुलेट्स है ना, इसको बनाने में सही एनर्जी लगानी है, और आपके जो ऑफ कोर्स बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे प्लेस होने चाहिए इन टर्म ऑफ, आई मीन वट एवर बेनिफिट योर प्रोडक्ट इज ऑफरिंग। अच्छा, इसमें अब जैसे कि इन्होंने बुलेट लिखी है कि आवर स्ट्रेचेबल सिलिकॉन लिड्स आर मेड विद 100% सेफ फूड। अगर तो आप इसको मज़ीद कंसाइज बनाना चाहते हैं तो आपकी एक अप्रोच ये हो सकती है कि आप इस हेडिंग को रिमूव करें, बल्कि बेनिफिट्स को स्टार्ट में ले आएं। जो भी आई मीन 2-3 उसमें वो हैं, उसमें जैसे कि यह है कि स्ट्रेचेबल silicone lids are made with 100% safe food grade FPV material eco friendly। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इको फ्रेंडली। यहाँ पे अगर मैं आपको इसकी एक जो है वो अप्रोच बताऊं कि ख़ास तौर पे जिसमें आप इसको कंसाइज भी कर सकते हैं टू द पॉइंट, और बेनिफिट आप टॉप पे हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, एक इनका जो है वो बेनिफिट है जनाब इको फ्रेंडली। नेक्स्ट क्या है जनाब, एक इन्होंने इको फ्रेंडली को किया है एक्स्ट्रा थिक, ठीक है जी, एक्स्ट्रा थिक और इसके अलावा जो है बीपीए फ्री, फूड ग्रेड बीपीए फ्री। तो यहाँ पे भी उसको उन्होंने ठीक है बीपीए फ्री। ठीक है, ये आपने बेनिफिट्स को एक ही जगह टारगेट कर लिया कि भाई इको फ्रेंडली है, एक्स्ट्रा थिक है, बीपीए फ्री है। ठीक है, यहाँ से फिर आगे आप अपना एक कीवर्ड टारगेट करें और थोड़ा सा उसको जो है वो एक्सप्लेन कर लें। लेट्स सपोज आवर स्ट्रेच सिलिकॉन सिलिकॉन लिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कोई फ्रेज टारगेट करना चाहते हैं
तो वो यहाँ पे आपका फ्रेज भी टारगेट हो गया, ठीक है। जो बेनिफिट आप कन्वे करना चाहते थे वो भी आपने कन्वे कर दिए, ठीक है। यहाँ से आप लिख दें कि आवर स्ट्रेचेबल सिलिकॉन लेडीज फलां फलां फलां, और इसको 200 बाइट के अंदर क्लोज कर दें, ठीक है। तो इस मैसेज को ये जो यहाँ पे कन्वे करने की कोशिश की जा रही है, इसको कन्वे करने के काफ़ी तरीके हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको ऑब्जेक्टिव होगा कि हमने इसको इन टर्म ऑफ वाई बनाना है कि वाई कस्टमर शुड बाय, तो आप इसको जो है, और इसको कंसाइज भी होना चाहिए, टू द पॉइंट भी होना चाहिए, ताकि कस्टमर जो है वो क्विकली उसको पढ़ के समझ आए और वो डिसीजन ले सके कि शुड आई प्रोसीड विद इट और शुड आई रिवर्ट बैक, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर आप इसको इस अप्रोच के साथ लिखते हैं तो आपको जो है वो हेडिंग डालने की भी ज़रूरत नहीं है कि जो है वो प्लाटिनियम फूड ग्रेड सिलिकॉन, ठीक है। तो क्योंकि वो जो बेनिफिट है वो आपकी हेडिंग डाले बगैर ही आपने जो है वो बेनिफिट्स यहाँ पे प्लेस कर दिए। अब आप इसको थोड़े सा एक्सप्लेनेटरी कर दें कि ये कैसे मुफीद हैं, और कोशिश करें कि ये 200 बाइट्स में हो, तो पर्पस भी सर्फ हो गया। आपने जो है वो टॉप का जो बेनिफिट है वो भी यहाँ पे डाल दिया, और कंसाइज भी है, आपने फ्रेज भी डाल दिया। तो व्हाट एल्स यू नीड, ठीक है। तो आपकी बुलेट एक बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड वर्जन के अंदर आ चुकी है। अच्छा जी, और दूसरी मिस्टेक जो है वो मुझे नज़र आ रही है कि इन्होंने ये देखें बुलेट्स के एंड पे फुल स्टॉप डाले हुए हैं, ठीक है। तो कभी भी आप जो है वो प्रोफेशनल बुलेट्स के एंड पे कभी भी जो है वो फुल स्टॉप नहीं देखेंगे, ठीक है। नो फुल स्टॉप, कामास, इन दी एंड ऑफ बुलेट, ठीक है। अगर यहाँ पे अब ये मैंने एक बुलेट बनाई, यहाँ पे मैं फुल स्टॉप डालता हूँ तो इट इज़ अ सेंटेंस, इट इज़ नॉट अ बुलेट बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो आपको ये बुलेट कॉमास वगैरह डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इसको रिमूव करें। अच्छा जी, ठीक है। चलें, बाकी इसमें काफ़ी कुछ इसमें और देखा जा सकता है इसमें ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये कुछ चीज़ें थी, अब जैसे ये हमने इसकी लेंथ पे बात की, तो इट्स नॉट सर्विंग द पर्पस, ठीक है। इतना लेंथ इसको नहीं होना चाहिए था। तो ये जो है वो बेसिकली एक मैंने आपको बड़ी ही सिंपल गाइडलाइन दी है, जिसके ऊपर जो है आप किसी भी लिस्टिंग की बुलेट्स को परख सकते हैं। ये वो बेसिकली पैमाना है जिसको मयार बना के आप बुलेट्स ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि ये मैंने बात की थी नो कीवर्ड स्टफिंग की, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमने टाइटल में भी ये चीज़ देखी थी कि कस्टमर एक दफ़ा लिस्टिंग पे आ गया तो अब उसके लिए वो कीवर्ड शायद मैटर नहीं कर रहा, जो क्योंकि जो चीज़ वो ढूंढना चाह रहा था, जिस तरह की प्रोडक्ट वो उसको मिल रही है, तो वो वहाँ पे आ गया। अब जो है वो जो आपने एक डिटेल्ड जो है वो निश एनालिसिस किया हुआ है, उसमें वो एक एक चीज़ देख रहे होते हैं कि क्या क्या चीज़ जो है वो इस प्रोडक्ट की मैटर कर रही है, इन टर्म ऑफ साइज, इन टर्म ऑफ कलर, इन टर्म ऑफ डिफरेंट चॉइसेस जो हैं उसकी। तो वो अब ये जो फॉर एग्जांपल ये एक जो बेनिफिट हमने लिखा है, ये एक्स्ट्रा थिक, इसका कोई सर्च वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा थिक के नाम से कोई जो है वो बहुत ही कम लोग होंगे जो एक्स्ट्रा थिक लिख के स्ट्रेचेबल सिलिकॉन लिड्स के ऊपर आ रहे होंगे। लेकिन मसला ये है कि उसके माइंड में तो है ना, जो सबसे पहला लेक्चर जो हमारा हुआ था बायो इंटेंट के ऊपर, उसमें हमने यही चीज़ तो देखी थी कि बायो इंटेंट वो चीज़ है कि कस्टमर का दिमाग को खोलना, कि कस्टमर दिमाग में क्या सोच रहा है, चाहे उसने वो चीज़ लिखी है या नहीं। तो ये है चीज़ बायर इंटेंट, कि आपको पता है कि वो एक्स्ट्रा थिक देखना चाह रहा है, ठीक है। आपने जो ऑडियंस एनालिसिस किया उसमें उसने बताया कि वो एक्स्ट्रा थिक देखना चाहता है, ठीक है। तो आपने उसको पहली बुलेट का हिस्सा बना के उसको मजीद अपना बना लिया है, क्लाइंट को, कस्टमर को, ठीक है। तो मसला ये है कि जब आप
ऑब्जेक्टिव होगा कि वाई कस्टमर शुड बाय, और आपने बुलेट को कंसाइज भी रखना होगा, और आपने दो फ्रेजेस को आपने भी घोषणा है, तो फिर वो मसला ये है कि वो फिर बुलेट पैराग्राफ बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो कीवर्ड स्टफिंग वाली अप्रोच बेसिकली काफ़ी डेंजरस है। अगर तो आप क्रिएटिव वे के साथ अपने बेनिफिट को फ्रेजेस के साथ अकोमोडेट कर देते हैं वाइल बीइंग कंसाइज, देन यू आर गुड टू गो। लेकिन ये एक प्रोफेशनल कॉपीराइटर का काम है, उसको पता है कि मैंने वर्ड्स को कैसे आगे पीछे करना है और उसकी सेंस भी खराब ना हो। ठीक है, एक मेरे जैसा आम बंदा होगा तो वो जो है उसको करते करते वो या तो कंसाइज करते हुए या तो सेंस बिगाड़ देगा सेंटे उसकी बुलेट की। ठीक है, या फिर उसको लेंथी कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए ऑफ कोर्स ये एक प्रोफेशनल कॉपीराइटर का काम है कि वो उसको अकोमोडेट कर सके। अच्छा जी, तो ये था बेसिकली जो है वो बुलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी अप्रोच कि हम एज अ लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर इसको कैसे देख रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मैंने चैट आपकी नहीं देखी, अगर किसी ने कुछ पूछा भी है तो ठीक है जी। अच्छा, कोई क्वेश्चन है आपका यहाँ तक तो ठीक है, वरना हम जो है वो आगे चलते हैं। आज इंशाल्लाह इसको ख़त्म करना है फ्रंट एंड ऑप्टिमाइजेशन को। अच्छा ठीक है, ओके, आई थिंक सबको समझ आ रही है। अच्छा, अब जो है हम आ जाते हैं फ्रंट एंड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। थर्ड नंबर पे अगर आप चीज़ देखें, इमेजेस। ठीक है। अब मैं इसकी इम्पोर्टेंस आपको नहीं बताऊंगा कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं सबको म्यूट करता हूँ। म्यूट। हेल्प माइक करते हैं ब्रो। अच्छा जी, अब मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है ताकि आप लोग डिस्टर्ब भी ना हो किसी के अनम्यूट रहने की वजह से। लेकिन अगर कहीं पे आवाज़ का कोई इशू आए तो फ़ौरन आपने चैट कर देना या कुछ कहीं से मुझे बता देना है। ठीक है, मैं सिर्फ अनम्यूट इसलिए रखता हूँ ताकि वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट एंड द मोमेंट वी डिस्कनेक्टेड तो हमें पता भी नहीं चलता कि आवाज़ अगले तक जा रही है या नहीं। अच्छा जी, तो ठीक है, इमेजेस की जो है वो इम्पोर्टेंस मैं आपको नहीं बताने वाला। ऑफ कोर्स आप सबको ही पता है कि ऑनलाइन वर्ल्ड में जबकि कस्टमर के पास प्रोडक्ट नहीं होती तो वो इमेजिन कर रहा होता है कि ये प्रोडक्ट मेरे हाथ में आने के बाद कैसे यूज़ हो रही होगी। ठीक है, वही वो इमेजिन करके ही वो चीज़ें खरीद रहा होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है, जब लोग कहते हैं ना कि ऑनलाइन वर्ल्ड में इमेजेस बिकते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इमेजेस ही बिकते हैं। अच्छा, इसका भी जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो इट्स सेम लाइक बुलेट्स। ठीक है, अगर मैं इसको यहीं से ही जो है वो कॉपी करके यहाँ पे डाल दूँ कि इमेजेस का भी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को क्यों जो है वो बाई करे। इसमें अब ऑफ कोर्स जो हम जो है वो अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि डिफरेंट इमेजेस भी यूटिलाइज हुए हैं और फिर एंड पे एक जो है वो वीडियो भी यूटिलाइज है। तो आप इसको कैसे बेस्ट या इसका मैक्सिमम बेसिकली जूस ले सकते हैं इमेजेस का। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इमेजेस होता है वो है आपका मेन इमेज। मेन इमेज, इसकी रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं वो आप जो है वो अमेजोन से जाके देख लीजिएगा, साइजेस वगैरह क्या होने चाहिए समथिंग। हम उसकी जो है वो उन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, हम ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट मस्ट बी अटैकिंग। ठीक है, ये मेन इमेज इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आपकी ऑर्गेनिक और स्पॉन्सर्ड ट्रैफिक मैग्नेट की तरह खींच भी सकता है और मैग्नेट की तरह रिपेल भी कर सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं इसको वाज़ेह करूँ तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। ये जब जब जो है आप अमेज़न के मेन पेज पे जाते हैं
और वहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ सिलिकॉन स्ट्रेच लिड्स को, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब कस्टमर आ रहा है ना, तो टाइटल के लेक्चर में भी हमने इन टर्म ऑफ जो है वो ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था कि वो ट्रैफिक को कैसे ट्रैक्ट कर रहा होता है। लेकिन जो मेन इमेज है ना, ये आपकी ट्रैफिक को एक एक्स्ट्रा बूस्ट भी दे सकता है, अच्छी खासी आपकी ट्रैफिक को डाइवर्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपका जो इमेज हो वो मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करने वाला हो, ना कि मैग्नेट की तरह रिपेल करने वाला। अब वो कैसे हो सकता है? इट मस्ट बी अटैकिंग। ठीक है, अटैकिंग के वो इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट की जो विजुअल्स हैं वो टॉप क्वालिटी का विजुअल हो, और वो जो है वो जो है इसमें अगर मैं इसको यूटिलाइजिंग फुल स्पेस, ठीक है, अमेजोन जितनी स्पेस अलाउ कर रहा है तो वो मैक्सिमम जो है वो उस जो है वो उस स्क्वायर के अंदर, उस रेक्टेंगल के अंदर मैक्सिमम जगह घेरे हुए हो, ना कि आपका जो है वो दरमियान में एक छोटा सा एटम पड़ा हो और साथ में जो है वो पीछे बैकग्राउंड नजर आ रहा हो। ठीक है, तो वो जितना टॉप क्वालिटी के विजुअल्स होंगे, जितना वो बोल्ड होगा, जितना वो जो है वो जूम होगा, वो जितना वो अटैकिंग होगा, उतना वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा कि वो उसके सीटीआर को इंक्रीज करे, वो उसकी आपकी लिस्टिंग की सीटीआर को इंक्रीज करे। सीटीआर मीन क्लिक थ्रू रेट, कि जब एक इंप्रेशन आया तो उसके अगेंस्ट कितनी क्लिक्स आई, दैट इज सीटीआर। वो हम ऑफ कोर्स पीपीसी पॉइंट ऑफ व्यू में, पीपीसी में डिटेल में देखेंगे। तो वो तभी होगा कि जब उसका जो है आपका मेन इमेज ये फुल जो जितनी मैक्सिमम स्पेस को यूटिलाइज करता हुआ होना चाहिए। यहाँ पे तो अब चूंकि नंबर ऑफ आइटम्स मल्टीपल है ना, तो दे हैव डन गुड गुड जॉब। ठीक है, उन्होंने एक तो जो है वो देखें दरमियान में आइटम्स को प्लेस करके भी दिखाया है, तो दैट इज गिविंग सम रियल टच। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने अपने सारे जो पैक है उसको एडवर्टाइज किया हुआ है, तो ये इस प्रोडक्ट की नोयत के लिहाज से दिस इज अ गुड इमेज। ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपका सिंगल यूनिट आइटम होता है, तो वहाँ पे जो है आप उसको जितना बोल्ड जूम इन करके फुल स्पेस पे दिखाएंगे, वो उतना कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा कि वो उसको क्लिक कर सके। अच्छा, इसमें ऑफ कोर्स आप जो है वो जो बाकी अमेजोन की टास्क हैं उसको ब्रेक नहीं कीजिएगा। बैकग्राउंड आपका वाइट होगा, और कोई बैकएंड पे कोई कस्टमर रिव्यू समथिंग चीप हरकत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू नो दिस इज अमेजोन। उनका एल्गोरिथम उस टेक्स्ट को ट्रैक कर रहा होता है कि अगर आप लिखते हैं कि टॉप क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, नो नो टेक्स्ट देयर, नो टेक्स्ट ऑन मेन इमेज। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है अगर हम बात करें सेकेंडरी इमेजेस की, अगर हम इसको इसका जो है फर्दर वो करें ना, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि इट अफेक्ट्स या फिर इसको मैं पीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीटीआर बोल दूं। ठीक है, मेन इमेज और टाइटल, ठीक है, वो आपका सीटीआर को अफेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जो बुलेट्स होती हैं और आपकी जो सेकेंडरी इमेजेस होते हैं, इट अफेक्ट्स कन्वर्जन। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जब पीपीसी में हमें कन्वर्जन का मसला आ रहा होगा, तो अब ये चीज़ें जब मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, तो उस वक्त आप ही मुझे बता रहे होंगे कि इसमें क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं कि हमें पीपीसी में कन्वर्जन क्यों नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ से भी आप चीज़ें नोट डाउन कर लें कि अगर हमें पीपीसी में कोई प्रॉब्लम आएंगे तो उनका बेसिकली क्रॉस चेक क्या होगा, उसका सोल्यूशन कहाँ पे होगा, या उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग हम करना चाहें तो एंड पे हम कहाँ पे आके रुकेंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है।
ठीक है, तो प्रॉब्लम को हम डायग्नोज ऐसे करेंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी इमेजेस जो हैं वो आपकी कन्वर्जन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। वो कैसे? कि जैसे जो है वो आपका बुलेट्स जो हैं वो आपके बेनिफिट्स को जो है वो या पेन पॉइंट्स को एड्रेस कर रहे होते हैं। इमेजेस जो हैं वो उसको विजुअल्स में प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, होना तो ये चाहिए कि जो आपने फर्स्ट बुलेट जो है वो बनाई है या सेकंड बुलेट, उसी लिहाज से जो है आपके सेकेंडरी इमेजेस भी होने चाहिए। अब इसमें सेकेंडरी इमेजेस के अंदर जो है आप जो चीज़ें वो कर सकते हैं वो है शो डिफरेंट व्यूज ऑफ द आइटम। ठीक है, और explain top USPs, ठीक है जी। इसमें जो सेकेंडरी इमेजेस हैं वो बेसिकली आपकी जो बुलेट्स हैं वो भी बेसिकली इन इमेजेस को कंप्लीमेंट कर रही हूँ कि जो आप अब ये जैसे बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं इन्होंने, देखे अपने इसमें भी बताया कि ये रीयूजेबल है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये एक दफ़ा यूज़ होगा, ये बार बार यूज़ होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि जो टाइटल बुलेट्स में जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं वो बेसिकली इमेजेस को कंप्लीमेंट कर रही हैं और इमेजेस उनको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं विजुअल्स में। ठीक है, तो बहुत से बायर्स ऐसे भी होंगे जो आएंगे, इमेजेस देखेंगे। ठीक है, इमेजेस देखेंगे, अच्छा जी ठीक है, उनको इसका मतलब है कि एक तरफ तो वो इमेज बता रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, ठीक है, लीक प्रूफ है सारा कुछ। तो बहुत से ऐसे होंगे जो बुलेट्स पे आने की जहमत ही नहीं करेंगे क्योंकि उनको वो बेनिफिट्स इन टर्म ऑफ विजुअल्स मिल गए और उन्होंने वो आई मीन इमेजिन कर लिया सब कुछ जो उनको चाहिए था। तो मेजॉरिटी हो सकता है बुलेट्स रीड ही ना करे और यहीं से जो है वो चेकआउट करके चली जाए। तो इसलिए आपके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे जो है वो शो होने चाहिए, रिफ्लेक्ट होने चाहिए, ताकि आप किसी भी जो है अगर वो इमेजेस को देख के एग्जिट कर रहा है कस्टमर या बुलेट्स को देख के एग्जिट कर रहा है तो वो आपके बेनिफिट्स को एटलीस्ट देख के जाए कि व्हाट दे आर ऑफरिंग। ठीक है, तो इसमें आप जो सेकंड इमेज डाल सकते हैं उसमें आपका एक इमेज ऐसा हो जो प्रोडक्ट के डिफरेंट व्यूज बताए। और फॉर एग्जांपल अगर आपका सिंगल आइटम है या दो आइटम है तो उसमें आप फ्रंट इमेज तो आपकी वैसी अटैकिंग होती है, उसमें आप उसका जो है वो एक टॉप का जो व्यू होता है वो दिखाते हैं, ये अटैकिंग व्यू। ठीक है, जो अट्रैक्टिव होता है, लेकिन उसके मल्टीपल साइड्स हो सकती हैं, मल्टीपल जो उस एक व्यू में पॉसिबल ना हो। तो वो जो है आप सेकंड इमेज के अंदर उसके डिफरेंट व्यू दिखाएं कि ये बैक से कैसे नजर आता है, टॉप से कैसे नजर आता है, लेफ्ट से कैसे नजर आता है। साथ में अगर वो इनको इन्फोग्राफिक्स, ठीक है, शो डिफरेंट व्यूज ऑफ द आइटम इंक्लूडिंग इन्फोग्राफिक्स। ठीक है जी, इसमें आप उसको ऑफ कोर्स डायमेंशन भी दें ताकि अगर वो कुछ साइज, अगर उसने घर के लिए कोई ऐसी चीज़ रखनी है जहाँ पे उसके एक सेपरेट स्पेस है तो वो उसके माइंड में हो कि मेरी जो है वो जो जहाँ पे ये चीज़ मैंने रखनी है उसमें स्पेस तो फॉर एग्जांपल 1 फुट की है। तो वो बाकी तो बड़ा इंस्पायर हो रहा है लेकिन उसको ये ना पता चल रहा होगा कि इसकी विड्थ लेंथ कितनी है 1 फुट। तो वो शायद वहाँ पे डिसीजन ना ले सके कि ये जो मेरे पास इसको रखने की जगह है वहाँ पे ये फुट फिट भी आएगा या नहीं। तो हो सकता है वो आप कस्टमर लूज कर जाएं। तो वहाँ पे आप डिफरेंट व्यूज के साथ उसके इन्फोग्राफिक्स भी बताएं, आप उसको हेल्प कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में कि रियल टाइम इसकी लेंथ इतनी होगी। तो ऑफ कोर्स वो जो है उसमें एक फर्दर कन्वर्जन को ऑप्टिमाइज करेंगे इन्फोग्राफिक्स। ठीक है, और उसके अलावा यूएसपी को एक्सप्लेन करें। ठीक है, अब जैसे लीक प्रूफ को एक्सप्लेन किया जा रहा था इन टर्म ऑफ विजुअल्स, तो दैट इज अ गुड रिप्रेजेंटेशन, दैट इज अ गुड रिफ्लेक्शन ऑफ बुलेट्स आर पॉइंट्स इन इमेजेस। ठीक है, और ऑफ कोर्स नेक्स्ट जो है वो आखिरी जो है वो एक दो इमेजेस आपके ऐसे हों वो कॉल टू एक्शन इमेजेस हों या वो ये बता रहे हों कि
यही वो चीज़ है जो कस्टमर को ये कह दें कि यही तो वो चीज़ है जो आप ढूँढने आए थे, जो कि आपको यहाँ पे मिल गई है। ठीक है? उसमें कुछ आई मीन इमोशनल सी एक टैगलाइन या समथिंग लाइक दैट, ठीक है? उसमें कुछ भी हो, तो वो एंड पे आपका एक कॉल टू एक्शन जो है इमेज ज़रूर होना चाहिए। अच्छा जी, उसकी वजह ये है कि एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत से जो कस्टमर्स आते हैं ना मार्केट प्लेसेस पे, सारे प्रोडक्ट से अवेयर नहीं होते। ठीक है? बहुत से लोग जो है वो पहली दफ़ा चीज़ खरीदना चाह रहे होते हैं या इवन पहली दफ़ा ना भी हो तो एक बंदा डेली बेस पे इतनी ज़्यादा बाइंग कर रहा होता है तो वो कोई एक चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं होता। तो उसको आप अवेयर करते हैं या जिसको जो है वो हम आइडा का रूल भी कहते हैं। जो है वो अगर आप में से कोई कॉपीराइटर हैं, तो वो तो इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं जिसको हम कहते हैं कि सबसे पहले जो है आप अपने कस्टमर को अवेयर करें ताकि उसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट पैदा हो, ठीक है? डिज़ायर एंड देन जो है वो एक्शन या कॉल टू एक्शन व्हाटएवर यू कॉल इट, ठीक है? तो ये बेसिकली फ़नल है आइडा की कि जिसमें आप इंट्रोड्यूस कराते हैं अपनी प्रोडक्ट को उन बेनिफिट्स के ज़रिए जिससे उसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट पैदा होता है एंड ही इज़ विलिंग टू बाय और फिर आप उसको ये यकीन दिलाते हैं कि ये वो प्रोडक्ट है इन टर्म ऑफ क्वालिटी एंड यूटिलिटी जो आप ढूंढ रहे थे, ठीक है? ऑफ कोर्स इसकी कुछ इमोशनल लाइंस या कोई ऐसी लाइंस कि आप उसको यकीन दिला दें क्योंकि हर बंदे को वो इतनी डिसीजन मेकिंग ये जो इवन डिसीजन मेकिंग भी है ना बाइंग इटसेल्फ इज डिसीजन मेकिंग, ठीक है? और हर बंदे की डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होती। इफ़ यू हेल्प समवन टू मेक डिसीजंस बेटर तो आप बेसिकली उसको सेल ही कर रहे हैं, ठीक है? तो एंड पे कॉल टू एक्शन ऐसा होना चाहिए आप उसको यकीन दिला दें कि भाई आप ये जो 10-12 पाउंड हमें या 7-8 पाउंड हमें देने लगे हैं तो ये आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? तो ये ऑफ कोर्स आइडा आपका जो है वो सेकेंडरी इमेजेस में भी ये देखें ये जो शो डिफरेंट व्यूज़ है, ये बेसिकली ये क्या दिखा रहा है? ये उसको अवेयर करा रहा है कि प्रोडक्ट दिखती कैसे-कैसे है, ठीक है? फिर जब आपके यूएसपीज़ बताएँगे तो वो उसमें अंदर ऑफ कोर्स वो जो बेनिफिट वो लेके आया होगा उसके रिलेटेड उसमें आई मीन इंटरेस्ट डिज़ायर पैदा होगी कि अब मैं इसको वाक़ई मैं सही जगह पे आ गया हूँ एंड वो जो है वो चेकआउट करके निकल जाएगा। ठीक है? ये बाकायदा जो है वो एक फ़नल है हम तो यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं लेकिन जो भी मार्केटर हैं वो बेसिकली इसको यूज़ करते हैं कि अपना पहले जो है वो कुछ फ्री में कोई चीज़ दे के जो है जी अपने प्रोडक्ट से अपनी सर्विस से ऑफ़र कराते हैं, ठीक है? और फिर ये होता है कि जब वो आप एक दफ़ा उनके उस लूप में आ जाते हैं, आपके उनके पास आपका डाटा आ जाता है इन टर्म्स ऑफ ईमेल्स व्हाटसएवर तो वो आपको रीटारगेट करते हैं आपके इंटरेस्ट की बेस पे। लास्ट टाइम जब उन्होंने आपको ऐड दिखाया था और आपने किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट दिया था, वो उस चीज़ की आपको रीटारगेटिंग करते हैं और साथ में आप उनको ये चेकआउट करके उनकी वेबसाइट से निकल जाते हैं। अच्छा जी, तो ये ऑफ कोर्स आपका बुलेट्स और इमेजेस में ये अप्रोच आपकी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अच्छा ये इमेजेस अच्छा इसके अलावा जो है ना आप ऑफ कोर्स वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, तो ये वीडियो देखें वो पीपीसी वैल्यू वीडियो तो एक अलग है ना, वो तो आप पैसे दे के वो कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप वीडियो जो है वो लाज़मी उसको अपलोड करें, ये एक एक्स्ट्रा अपॉर्च्युनिटी है तो ठीक है जी, बेस्ट। ठीक है, तो आप जो है ऑफ कोर्स सारे इमेजेस भी फुल यूटिलाइज़ करें, आपके पास सारे सीक्वेंस के साथ इमेज और आप वीडियो भी लाज़मी करें कि ऑफ कोर्स ये कन्वर्जन में हेल्प करेगी आपको। अच्छा, अब जो है हम अपने कुछ फाइनल पॉइंट्स की तरफ आ जाते हैं। फ्रंट एंड के अंदर अगर हम अब अपने जो है वो कुछ और चीज़ा-चीज़ा एलिमेंट्स को देखें प्राइस पॉइंट का जो है वो कंसेप्ट ये है, अगर मैं इसको एक लफ्ज़ के अंदर समाऊँ तो वो है वैल्यू ऑफ मनी।
ठीक है। तो कंसेप्ट जो है वो बेसिकली प्राइस पॉइंट के अंदर वैल्यू ऑफ मनी नहीं है। इट्स नॉट अबाउट चीप, इट्स नॉट अबाउट बीइंग एक्सपेंसिव, इट्स अबाउट वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है। आप में से जो है वो लोग एक ही चीज़ एक्सपेंसिव भी खरीदते हैं, ब्रांड की भी खरीदते हैं, चीप भी खरीदते हैं, तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? वैल्यू ऑफ मनी पे। तो जब अमेजोन के ऊपर आप कंपेयर कर रहे हैं अपनी प्राइस को इन टर्म ऑफ as compared to other sellers and competitors, so you must compare in term of value of money, not being as expensive or being cheap. तो आप जो है ये सेम चीज़ अपने कंपेटिटर से 2 पाउंड 3 पाउंड पे ज़्यादा भी बेच सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 पाउंड पे कम रखें और फिर भी आप ना बेच पाएँ। ठीक है। द रीज़न बिहाइंड इज वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा, वैल्यू ऑफ मनी ऑफ कोर्स जो है वो डिसाइड कहाँ से होती है कि आप क्या वैल्यू ऑफ मनी वो कर रहे हैं या नहीं। तो डिपिक्टेड बाय क्वालिटी, सर्विस, ऑफर, यूएसपीज। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो बेसिकली वैल्यू ऑफ मनी को शो करती हैं कि क्वालिटी क्या है। ठीक है। अब आप कंपेटिटर से 2 पाउंड कम बेच रहे हैं, लेकिन आपकी रेटिंग 3.5 है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिस बंदे ने जिस काम के लिए जो प्रोडक्ट देखी थी वो काम ही नहीं करती, तो क्या फ़ायदा आपकी चीप होने का। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, चीप बेचा। तो अब उसमें ऑफ कोर्स एक तो अगर आपकी जो है वो क्वालिटी लो है, तो आप अपनी प्राइस जो है वो कंपेटिटर के मुकाबले में कम रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, सम ऑफ दैट। ठीक है। उसकी फिनिशिंग जो है वो फिनिशिंग नहीं है जो बाकियों की टच आ रही है। और अगर आपकी प्रीमियम क्वालिटी है तो आप ऑफ कोर्स 1 पाउंड ऊपर भी रखें तो आप उसको बेसिकली सेल कर सकते हैं प्रीमियम क्वालिटी शो करा के। ठीक है। और ऑफ कोर्स जब आपके रिव्यूज एंड रेटिंग आएगी तो वो असल में जो है वो इन्वेस्टर होते हैं। असल क्वालिटी जो है ना, वो आप बुलेट्स वगैरह में जितना मर्जी रोना रो लें कि हम जो है वो टॉप क्वालिटी बेच रहे हैं, फलां वाला स्टेनलेस स्टील बेच रहे हैं, लेकिन जो असल आपका इन्वेस्टर है ना, वो रिव्यूज एंड रेटिंग है, वो बताती है कि असल में इसकी क्वालिटी है क्या। अच्छा, सर्विस नॉट रिलेटेड हियर। अगर ओवरऑल आप सर्विस बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे जो है आपको कैसे सर्व किया जा रहा है, या इवन अगर यहाँ पे अभी तो अमेज़ोन में FBA मॉडल है, वैसे मोस्टली वेबसाइट में आप बायर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कितना फास्ट कम्युनिकेट करते हैं, और कितना उसको डिटेल में अवेयर कराते हैं आप चीज़ों के साथ, और उसकी डिसीजन मेकिंग, दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ सर्विस। अगर आप किसी को जो है वो बेसिकली एक्सप्लेन कर दें उसका प्रॉब्लम, और उसको बता दें कि वो क्या है, तो वो मे बी आपसे जो है आपको बेसिकली अच्छा जानते हुए भी जो है वो आपसे वो चीज़ बाई कर ले, तो वो जानता हो कि यार ये दुकानदार एक्सपेंसिव है। इसके अलावा ऑफ़र है। ठीक है। ऑफ़र के अंदर के ये आ जाता है कि आप एक्स्ट्रा जो है वो ये यू कैन कंबाइन इट लाइक ऑफ़र एंड यूएसपी, कि अगर कोई आप एक्स्ट्रा आइटम बेच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि इसको जो है वो फर्दर नेसेसरी है उस प्रोडक्ट के साथ, और आप वो एक्स्ट्रा बेच रहे हैं, तो उसकी वजह से अगर आप थोड़ा से प्राइस एक्सपेंसिव भी लगा देते हैं तो दैट्स गुड। ठीक है। और ऑफ कोर्स आपके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं इन टर्म ऑफ ये क्वालिटी भी हो सकती है, एक्स्ट्रा फीचर्स भी हो सकते हैं, तो इसको देखते हुए आप एक्सपेंसिव भी बेच सकते हैं, लेस भी। लेकिन आपको जो है जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो करनी होती है ऑप्टिमम प्राइस पॉइंट। ठीक है। कि हमें जो है वो किस उस पे ऊपर बेचना चाहिए। वो ऑफ कोर्स आप अपने टॉप के जो है 4-5 कंपेटिटर्स को उठाएंगे, उनको इन टर्म इन चीज़ों के ऊपर जब आप परखेंगे ना, क्वालिटी के ऊपर, यूएसपीज के ऊपर, तो आपको खुद समझ लग जाएगी कि मेरी प्राइस होनी क्या चाहिए। ठीक है। तो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है प्राइस पॉइंट के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी रिव्यूज़ एंड रेटिंग। ये आई डोंट नो हम रिव्यूज़ एंड रेटिंग को लास्ट पे क्यों वो कर रहे हैं, हालांकि ये तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जो है इसको पहले ही देख लेनी चाहिए थी।
इसको जो है वो अगर मैं एक वर्ड में बयान करूं तो दैट इज योर एम्बेसडर ऑफ क्वालिटी एंड आप इसको कह सकते हैं बिजनेस ट्रस्ट या बायर ट्रस्ट। ठीक है, ये ऐसे ही है कि आप जो है जब आपने कोई चीज़ भी लेनी होती है तो आप अक्सर रेफरल्स ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, अब रेफरल्स कौन लोग होते हैं? जिन्होंने उस सर्विस को, उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी यूज़ किया होता है। तो आप कहते हैं क्या मैं मार्केट में जाऊं, मुझे जो है ऑलरेडी कोई ऐसा बंदा मिल जाए, अपना यार दोस्त, जिसने ये चीज़ ढूंढी हो, तो वही बता दे कि जो है वो चीज़ कैसी है, तो आप उसी पे जो है वो ट्रस्ट करते हुए आप उस बंदे के पास चले जाते हैं। सिवाय चाहे मार्केट में 100 और सेलर्स बैठे हुए हैं और आपको पता भी हो कि उनकी प्राइस चीप भी हो सकती है, बट आप इसके पास जाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है जिसको हम कहते हैं सोशल प्रूफ। ठीक है, जब भी कोई चीज़ बंदा बाई कर रहा होता है तो उसमें इस चीज़ की जो है वो ऑफ कोर्स ये हाईली इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो क्या लोगों की क्या ओपिनियन है। तो अगर वो आपको इजीली ओपिनियन मिल जाती है और जिन लोगों ने उसको यूज़ किया, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन स्ट्रेच लिड्स को जो है वो लोग यूज़ कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट इसके रेटिंग से ऊपर आ जाता हूँ। तो ओके, ये देखें जी, मैं इसकी सोशल प्रूफ के ऊपर आया हूँ और मुझे टॉप पे मिला है डिसअपॉइंटिंग। ठीक है जी, और इसको अनफॉर्चुनेटली 4 लोगों ने हेल्पफुल किया है और मतलब हेल्पफुल किया है कि वाकई आपने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है, ये हो सकता है कंपेटिटर ने किया हो, जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई हो तो कंपेटिटर ने स्टार्ट में किया हो, इट्स क्वाइट पॉसिबल। और उसने वो 3-4 हेल्पफुल भी चढ़ा दिए हों कि मैं इसको ये सेकंड पेज पे ना जाने पाए। तो ये तो खैर होता है, ठीक है, लेकिन मैं तो एज अ बायर आ रहा हूँ ना, मुझे क्या पता कि सेलर्स की आपस में क्या चल रही है। तो मैंने देखा ओहो डिसअपॉइंटिंग, तो really disappointed. I would expected to find this useful in my attempts to avoid cling film, but despite having numerous different sized balls and tubs, they simply do not fit. So far only one has stretched. जितना ये एक्सप्लेनेटरी है तो मुझे लगता है कि ये कोई जेन्युइन रिव्यू है। ठीक है, कंपेटिटर इतने जो है वो इतना एक्सप्लेन करते नहीं है चीज़ों को। तो इफ़ इट इज़ जेन्युइन रिव्यूज़, इट इज़ वेरी वेरी बेसिकली पॉइंट ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये कन्वर्जन को ड्रॉप कर सकती है। और ये चीज़ आप पीपीसी में एज अ पीपीसी मैनेजर ये आप चीज़ देखेंगे कि आपका हाईली रेलिवेंट कीवर्ड ही कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो फिर समझ आए या तो वो पीपीसी मैनेजर नालायक है या फिर प्रोडक्ट नालायक है। ठीक है, जब किसी प्रोडक्ट का हाई क्वालिटी हाईली रेलिवेंट कीवर्ड्स भी ना कन्वर्ट हो रहे हो ना, तो उसमें से 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो एडवर्टाइजर नालायक है या फिर प्रोडक्ट नालायक है। लेकिन मोस्टली केसेस में प्रोडक्ट नालायक होती है। तो यहाँ पे जो है वो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बेसिकली हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स में यहाँ पे आपको 1 स्टार तो मिलना ही नहीं चाहिए, या फिर कहीं नीचे पे इट्स जेन्युइन टू हैव 2-3 5 स्टार्स, बट फर्स्ट पेज के अंदर इस तरह टॉप के ऊपर जो है वो नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि अमेज़न का जो है वो, अब ये पुराना आर्टिकल है जो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, आई डोंट नो रीसेंट स्टैट्स क्या हैं, कि जो 78% कस्टमर्स हैं वो रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स को देख के बाई करते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि अब ये देखें, ये भाई साहब यहाँ पे ऐड चला रहे हैं, आल्दो कि ये ऐड बड़ा इररेलेवेंट है। तो अक्सर हम जो है यहाँ पे टारगेट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कंपेटिटर कहाँ पे वीक है। तो हम ये जब उनके रिव्यूज़ एंड रेटिंग के ऊपर जब ये ऐड टारगेट हो रहा होता है, तो वो कस्टमर जो यहाँ से आया था वो यहाँ पे जो है ऐड पे शिफ्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर जो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले चल रहा होता है टॉप पे, अभी खैर मैं आपको उसमें कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो इंशाल्लाह हम उसमें आएंगे तो देखेंगे। तो वो क्या होगा कि आप ना सिर्फ ये है कि सेल्स लूज कर रहे हैं, बल्कि आप आहिस्ता आहिस्ता डी रैंक हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि कस्टमर आपके पास आया था और यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। तो अमेजोन जब ये ज़्यादा टाइम के लिए कन्वर्ट हो जाएगा, और जब इसका उस कीवर्ड के अगेंस्ट कन्वर्जन रेट
आपकी लिस्टिंग से ज़्यादा हो जाएगा तो ये आप वाली जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अमेज़ोन को तो वही लोग पसंद हैं जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हैं और जहाँ पे वो उनका कस्टमर जो है वो खुश जाता है। ठीक है, उसको ऐसा वो नहीं चाहिए जहाँ पे उसके कस्टमर कहे कि ओके यहाँ पे देखें। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसको पीपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चैट में किसी का मैसेज, जी मिलिए, आप क्वेश्चन करें। मैं आपको अनम्यूट, मैं सबको अब अनम्यूट करता हूँ काइंडली। आप लोग जो है ना अ, वो कर दें, अपने आप को बाकी म्यूट ही रखें ताकि वो डिस्टरबेंस ना हो अ, सिक्योरिटी की। जी जी अस्सलाम अच्छा, वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, ये क्वेश्चन है कि अभी जिस तरह से हमने देखा कि एक किसी ने बहुत ही 1 स्टार दिया है, तो हम्म इसका सोल्यूशन क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आपकी लिस्ट में को किसी ने भी आके इस तरह से कर दिया है, तो आप उसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं ताकि उसका मजीद नुकसान ना हो? क्योंकि देखिए, अगर हमारी टाइटल अच्छा है, हमारी डिस्क्रिप्शन अच्छी है, ईच एंड एवरीथिंग अच्छी है, हम्म ठीक है। फिर इस एक रिव्यू की वजह से हम कितना बिजनेस जो है हमारा लॉस में चला जाएगा, इवन हम डी रैंक हो जाएंगे। तो क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं? और इवन पीपीसी भी असर नहीं करेगी अगर तो 1 स्टार इस तरह से आ गया लिस्टिंग पे, तो क्या बिल्कुल सही इसके कह रही हल? हैं आप। जी जी, जी इसका मैं आपको सोल्यूशन भी बताता हूँ और आपको एक केस स्टडी भी बताता हूँ कि कितना बड़ा लॉस हो सकता है इस तरह की चीज़ों पे। अच्छा, पहले तो इसका सोल्यूशन ये है कि जब इस तरह का रिव्यू आए, ठीक है, तो उसमें देखा जाए कि ये बेसिकली कंपेटिटर की तरफ से आ रहा है या जो है वो बेसिकली आपके जेन्युइन बायर की तरफ से आ रहा है। अगर जेन्युइन बायर की तरफ से आ रहा है ना इस तरह का रिव्यू, तो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। उसकी वजह है कि अगर आपका कंपेटिटर का आया ना, तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी तो हमने मैनी चैट बहुत कम कर दिया, लेकिन जब हम पास्ट में किया करते थे तो हमारे पास मैनी चैट तो वो होलसेल के हिसाब से पड़ी होती थी ना बैकअप पे। तो वो इतनी ज़्यादा होती थी, हमने एक कस्टम इमेज कस्टम बेसिकली बना के रखा होता था मैसेज, ठीक है, ये जिसको स्निपेट बोलते हैं, वो बना के रखा होता था कि ये देखें जी हमारी कंपेटिटर जो है हम पे अटैक कर रहा है। और हमने चूंकि आपको बोला था कि हम आपसे रिव्यूज़ तो नहीं लेंगे, लेकिन आपको चूंकि हमने एक फ्री ऑफर प्रोडक्ट दी थी तो आप थोड़ी सी आप भी फेवर रिटर्न कर दें। ठीक है, तो इस तरह की वो करके उनमें से कुछ तो कहती है नो दिस इज ऑफेंसिव से समथिंग, लेकिन जो ऑफ कोर्स जो जैनीज मुफ्त की प्रोडक्ट ले रही है तो वो कहती है कि ठीक है जी हम कर देते हैं। तो उसमें वो रिपोर्ट जब अब्यूज़ करते हैं और साथ ही साथ आपके पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, तो होता क्या है कि आप अपने पॉजिटिव रिव्यूज़ को, अच्छा इसमें भी दो तरह की जैनीज होती हैं। एक कहती हैं कि हेल्पफुल तो कर दूंगी लेकिन रिपोर्ट अब्यूज़ करना अनएथिकल है। ठीक है, तो ठीक है जी, आप रिपोर्ट अब्यूज़ ना करें, आप हेल्पफुल करा लें, उससे फिर किसी जो है पॉजिटिव रिव्यू से हेल्पफुल करा लें। और जिसकी एथिक्स ये कहती हो कि नहीं जी ठीक है मैं रिपोर्ट अब्यूज़ कर देती हूँ, तो उसमें जो है उससे आप रिपोर्ट अब्यूज़ करें। उससे ये होगा कि आप इसको जब रिपोर्ट अब्यूज़ कर रहे हैं, ये आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आता इसको आप सेकंड पेज पे फेंक देंगे और आपके जो नीचे वाले रिव्यूज़ हैं जो कि मोस्टली जेन्युइन आ रहे होंगे बाद में, उसको आप हेल्पफुल करा के उसको ऊपर ले आएँगे, तो वो मसला वहाँ पे सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर तो वो जेन्युइन बायर की तरफ से रिव्यूज़ आया ना, तो दैट इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। उसकी वजह ये है कि आपकी तो पूरी प्रोडक्ट क्वालिटी ही जो है वो दाँव पे लग गई है ना, ठीक है? आपकी तो पूरी इन्वेस्टमेंट ही दाँव पे लग गई है। आपका आई मीन प्रोडक्ट, क्योंकि एंड पे जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि इट्स नॉट द एड्स प्रोडक्ट डिटेल पेज दैट कन्वर्ट्स, इट्स योर प्रोडक्ट दैट कन्वर्ट्स। ठीक है, तो आपकी प्रोडक्ट ही आई मीन वो है एक चीप क्वालिटी की है, तो वो कन्वर्ट नहीं होगी और वो पीपीसी में बहुत ज़्यादा ब्लीड करेगी। मैं अभी एक दो अकाउंट्स पे ऐसी चीज़ें भुगत रहा हूँ। हुआ ये कि चूँकि बड़ी ही पुअर सोर्सिंग हुई थी। पिक्चर्स में कुछ बेचा गया था, रियल टाइम जो है वो बड़ी ही पुअर आई मीन प्रोडक्ट गई बायर के पास और अनफॉर्चुनेटली वो जो है वो वाइन के अंदर एनरोल हुई हुई थी। अब बैड लक चेक करें ना, इतना कॉन्फिडेंट आप चेक करें कि एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पुअर और दूसरा आप वाइन में एनरोल करा रहे हैं, तो दैट इज़ बेसिकली आई मीन वेरी टफ डिसीजन। तो उसमें वो वाइन का ही पहला रिव्यू आया कि जी इसके ऊपर तो ये हुआ हुआ है। ठीक है, वो जो भी हुआ हुआ था
वो अलहदा बात, लेकिन वो बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट था उस प्रोडक्ट का। आई मीन उसकी वो सारी चीज़ ही ख़राब हो गई जो आप बेचना चाह रहे थे, और वो किसी आम बायर का नहीं था, वो वाइन का रिव्यू था, ठीक है, जिसमें आप लोगों को कहते हैं कि जी ये देखें हमने बिजनेस स्टार्ट किया, आप आई मीन चेक करें, या जिस तरह अक्सर आप दुकानदार के पास जाते हैं तो वो चेक करें कि जी ये चेक करके देखें क्या टेस्ट है इसका, ठीक है, तो आप इतने कॉन्फिडेंट होते हैं तो उसको बताते हैं ना टेस्ट चेक करें। तो वो वाइन का रिव्यू था। अब उससे हुआ क्या, अब वो एक अच्छा खासा जो है उसका लॉस हुआ। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वो, लेकिन उसमें हुआ, ठीक है, तो उसमें जो है वो फिर रीलॉन्च की गई प्रोडक्ट, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, वो लॉस हुआ लेकिन वो न्यू हुई। अब वो न्यू अकाउंट जो है वो बड़ा बेहतरीन तरीके से चल रहा है, अच्छी तरीके से चल रहा है। तो वो बेसिकली ये है कि वो जेन्युइन बायर्स की तरफ से ना हो। अगर जेन्युइन बायर की तरफ से आए तो फिर आपकी ना पीपीसी कन्वर्ट होगी, ना आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक कन्वर्ट होगी। और अमेज़न को भी जब पता चल गया कि ये तो पुअर क्वालिटी बेच रहे हैं, तो वो आपको इतनी जल्दी आपको टॉप स्पॉट्स पे आने नहीं देगा, चाहे आप जितना मर्जी पीपीसी पे फेंक दो, ठीक है। तो एज अ पीपीसी मैनेजर यू नीड टू मेक श्योर दैट योर प्रोडक्ट क्वालिटी स्कोर इज अबव एवरेज देन द रेस्ट ऑफ द निश, ठीक है। अगर कंपेटिटर्स या किसी वजह से है तो आप किसी तरह अरेंज कर लें और इसको अबव एवरेज बना लें, ठीक है। जितना आपका बिलो, देखें पीपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, जितना आपका ये रिव्यू रेटिंग और प्राइस जो है ना वो आई मीन ऑप्टिमाइज नहीं होगी ना, तो आप ब्लीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तो निश का 3.5 से 4.2 चल रहा है तो फिर तो अंधों में काना राजा, फिर तो 4 ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर निश 4.5 पे बिक रही है, क्योंकि देखें होती हैं कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें जेन्युइन इश्यूज होते हैं और वो उसकी रेटिंग 4.3 से ऊपर नहीं जाती, 4.4 से ऊपर नहीं जाती, आप जो मर्जी कर लें, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रोडक्ट की यूटिलिटी के साथ होते हैं। तो अगर तो ये उस तरह की प्रोडक्ट है तो फिर तो जो है कुछ बात समझ में आती है, लेकिन अगर बाकी जो है वो 4.5-6 में बेच रहे हैं तो फिर जो है वो बड़ी सीरियस कंसर्न है इसकी जो है क्वालिटी के ऊपर। और आपको जो है कस्टमर अपने क्लाइंट को जो एक वो बेसिकली आप उसको कहें, उसको आप एजुकेट कर दें कि देखें ये इसके ऊपर मैं पैसा तो लगाऊंगा या लगाऊंगी, लेकिन वो आप पैसा ब्लीड होगा आपका, आपको अपनी पैसे इस क्वालिटी पे वो करना होगा। तो उससे ये होगा कि अगर तो कुछ थोड़ा बहुत स्टॉक है उस स्टॉक को किस तरह लिक्विडेट करें, न्यू क्वालिटी प्रोडक्ट पे जो है वो दोबारा रिसर्च करें, कुछ यूएसपी ऐड करें, क्वालिटी को मेक श्योर करें, दोबारा इंस्पेक्शन कराएं, दोबारा स्टॉक भेजें और फिर उस पर पूरे जो है वो प्लानिंग के साथ लॉन्च करें, तो दैट वुड बी सक्सेसफुल। आई होप मलिहा आपका आंसर हो गया। किसी और ने भी हैंड रेज किया हुआ, आप पूछते जाएं, काइंडली पूछते जाएं। असफंद असफंद अयाज, आप जो है वो मैंने आपको अनम्यूट बोला है, आप अनम्यूट कर लें काइंडली। ओके वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम जी असफंद। अच्छा सर, मैंने भी आपसे ये इसी तरह के रिव्यू के बारे में क्वेश्चन पूछना था। मतलब कुछ रिव्यूज होते हैं सर जिसमें मतलब प्रोडक्ट की गलती नहीं होती, मतलब जिसमें बायर्स की उस पे एक्सपेक्टेशन पे प्रोडक्ट नहीं उतरता, तो उसकी वजह से भी हमें वो बैड रिव्यू आ जाता है। तो ये अभी रिसेंटली हुआ भी है मेरे साथ सर। सर मैंने अच्छा, आपसे पूछना था, तो इसको रिमूव करने का कोई तरीका नहीं है? इसको देखें, ठीक है, इसको रिमूव करने के हैं तरीके कि आप बायर तक पहुंच जाते हैं, उस बायर के नाम से आप आईडी वगैरह सर्च करते हैं डिफरेंट पेजेस वगैरह पे, ये देखते हैं कहीं वो एमसी में तो नहीं आ चुकी, कहीं मैनीचैट की आईडी ने उसने तो नहीं दिया, ठीक है। तो मैं इसके अलावा जो है ना, अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड है ना तो ब्रांड डैशबोर्ड में जाके भी वहाँ पे आपके पास रिव्यूज एंड रेटिंग में एक ऑप्शन आ रहा होता है कि आप कंटेक्ट कस्टमर, ठीक है। तो उसमें ऑफ कोर्स आप उसको इस तरह लालच नहीं देंगे कि आप नेगेटिव रिव्यू रिमूव कर दें या वो, तो आप उसको उसको बताएं कि वहाँ पे कि अब आई डोंट रिमेम्बर कि उसमें एग्जैक्ट वो, एक तो आपको ब्रांड रजिस्टर्ड होना चाहिए टू कंटेक्ट द सब कस्टमर, और दूसरा ये है कि आप जो है उसके एक सर्टन डेट रेंज है, उसके बाद वो ऑप्शन आई मीन अलाउ होता है कि आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप
वो कर सकते हैं कि जो है आपका बैड एक्सपीरियंस रहा तो हम इसको जो है वो कर सकते हैं, तो उसमें आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा अब जो है अब अमेज़ॉन कस्टमर तक रीच करने में आपको हेल्प कर रहा है थ्रू ब्रांड डैशबोर्ड समथिंग। पहले तो ये था कि आप एक्स्ट्रा जो है वो उसकी इंस्टाग्राम फेसबुक इधर उधर से जो है उसके नाम से सर्च करते थे और वहाँ से आप उसको जो है वो कंपेंसेट करने की कोशिश करते थे वहाँ से। इसके अलावा जो है वो अ, मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि आप इसको कैसे जो है और कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यही है कि अगर जेन्यु कोई आ भी गया है तो आप जो है उसको थोड़ा-सा रिपोर्ट अब्यूज़ करा के उसको जो है टॉप से नीचे ले आएँ और नीचे से सेकंड पे ले जाएँ। और ये होते हैं, मैंने खुद किए हैं बैठ के एमसी पे, मैनीचैट पे बैठ के किए हैं ये वाले काम कि मैं रिव्यूज़ को जो है टॉप वाले को नीचे लाया हूँ, फिर नीचे वाले को सेकंड पेज पे लाया हूँ। वही जो जेनीज़ पड़ी हुई थी उनको कह के। तो अगर आपके से कस्टमर नहीं मिलता तो आप फिर ये कर सकते हैं रिपोर्ट अब्यूज़ करके और ये सब कुछ। ये भी तब है आपकी प्रोडक्ट में कुछ इक्का-दुक्का आ गया। अगर आपकी प्रोडक्ट ही वो है ना तो फिर आप कितना वो करेंगे, आई मीन रिपोर्ट अब्यूज़ कराएँगे। फिर तो आपको वो यही है ना कि हर दूसरे रिव्यूज़ ही आपका नेगेटिव आ रहा होगा। ठीक है जी? सही हो गया सर। ठीक है। अच्छा जी अच्छा आप सब ये आमना और अहमद आपके सबके क्वेश्चन रिव्यूज़ के रिलेटेड हैं तो ठीक है आप पूछ लें, अदरवाइज़ मैं इसको एंड कर लूँ और हम एंड पे भी कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर। जी, मैंने आपको अनम्यूट का बोला है तो आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। नहीं रिव्यूज से नहीं, एक्चुअली ओवरऑल इस सबका है सेशन का, तो ठीक है अच्छा आप तो कंटिन्यू रखिए, ठीक है, एंड में कर लेंगे। मैं इसको मुझे एंड करने दें, लास्ट टाइम भी चलें हम जो ठीक है वो ठीक तो है, इंशाल्लाह हम इसको अभी एंड पे चलें सर, क्वेश्चन भी ले लेते हैं, ठीक है जी? ठीक। अच्छा जी। तो ठीक है जी ये आपने एज अ पीपीसी मैनेजर मेक श्योर करना है कि आप अबव एवरेज हैं या फिर इसको आप खासतौर पे फर्स्ट पेज पे कोई नेगेटिव रिव्यू है तो आप उसको एटलीस्ट सेकंड पेज पे ले जाएं। अच्छा जी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टॉक, खासतौर पे जो आजकल सीज़न चल रहा है ना तो इस सीज़न में इन्वेंट्री इज़ अ गोल्ड, रियल मायनों में गोल्ड है क्योंकि प्राइसेस जो है वो कंपेटिटर ने इंक्रीज़ की हुई हैं। आप जो है वो 40-40 50-50% मार्जिन के ऊपर खेल रहे हैं तो आप इन्वेंट्री ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मैंने जब लिस्ट वगैरह हर चीज़ देख ली और जब मैं स्पॉन्सर ट्रैफिक लाऊंगा तो आपकी एक एस्टिमेटेड जो है वो सेल्स आएंगी। ठीक है, एस्टिमेटेड सेल्स और आपने ये देखना होगा कि स्टॉक मेरे पास कितना है। ठीक है, तो आपने जो है वो कैलकुलेट कर लेना है कि आपके पास कितने जो है वो डेज ऑफ स्टॉक, आई डोंट नो इसकी जो है वो ग्रामेटिकली ठीक है या नहीं, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड डेज ऑफ स्टॉक लेफ्ट कि अगर आप एक सर्टन फॉर एग्जांपल टारगेट कर रहे हैं सेल वेलोसिटी डेली के फॉर एग्जांपल 20-30 के लिहाज से बेच रहे हैं और आपके पास जो है वो एफबीए के अंदर या एफबीएम वेयर हाउस के अंदर 3PL में आपके पास जो है वो 2000 यूनिट पर है तो आप उसको डिवाइड करके देख लें कि वो कितने दिन की वो है और बैक एंड पे आप उसको कंपेयर कर लें, आप कंपेयर कर लें या फिर लीड टाइम जो है वो चेक कर लें कि मैन्युफैक्चरर को अगर आप आज ऑर्डर देंगे तो वो बनाने में कितना टाइम लेगा और एफपीए तक पहुंचते पहुंचते वो कितना टाइम लेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप पीपीसी में बम्बू जाएं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जिस सेक्शन में हम देखेंगे रैंकिंग वाया पीपीसी तो उसमें आप तो कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो आखिरी स्पॉट से लेके फर्स्ट पेज पे ले आएं या फर्स्ट पेज में भी टॉप स्पॉट्स पे ले आएं। आपने आई मीन पैसा बहाया, आपका जो पीपीसी ऑर्डर थे वो नेगेटिव थे सिर्फ इसलिए कि आप रैंकिंग अचीव कर लें या फर्स्ट पेज पे कहीं पे ऐसे आ जाए कि आपके पास ऑर्गेनिक सेल्स आ जाए और जब आपके ऑर्गेनिक सेल के दिन आने लगे, मतलब जब फल पकने का दिन आए और दिन आंधी आ जाए, ठीक है, और आप वो फल ना खा सकें तो उस आंधी ने जो है ना आपका बेसिकली वो फिर बिजनेस वो कर दिया है, ज़ाय कर दिया है वो। तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए कि अगर मैं इसमें
रैंक होके मैं आ जाता हूँ और ऑफ कोर्स रैंकिंग के बाद तो मेरे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो क्या मेरे पास उतना स्टॉक है? ऐसा ना हो कि आप पीपीसी में बम्बू चले चलें और बैकएंड पे एक दिन पता चले कि कैंपेन्स जो हैं वो इनएलिजिबल आ रही हो, पता चले कि वो एसक्यू आउट ऑफ स्टॉक हो गए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप जो है उसका स्टॉक वगैरह चेक करेंगे और उससे पूछेंगे भाई आपका लीड टाइम क्या है, ये सब चीज़ें क्या हैं। मैं एक और पॉइंट लिख लूँ, बल्कि ये जो है ना मुझे यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए था, इसमें मैं आता हूँ अभी। अच्छा तो इसमें जो है आप चेक करेंगे कि ओके मैं अगर इस पे डेली के बेस 30 के लिहाज से सेल्स के लिहाज से जाता हूँ तो मेरे पास अगले 2-3 महीनों का स्टॉक मौजूद है और हम आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाएंगे। अगर आप आउट ऑफ स्टॉक जाएंगे तो आपकी रैंकिंग डिस्टर्ब होगी और आपको वो पैसा दोबारा फेंकना पड़ेगा, तो आप बेसिकली अपना लॉस कर रहे हैं मिसमैनेजमेंट की वजह से। अभी मैंने एक रिसेंटली एक जो है वो यूके की प्रोडक्ट थी। आमतौर पे ये समझा जाता है कि जो है वो बेसिकली यूके के अंदर आप आउट ऑफ स्टॉक जाएं तो इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता, ये सिर्फ यूएस में होता है। और अब वैसे भी अमेजोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देने लगा। देखें जो आउट ऑफ जो है ना जो कॉस्ट ऑफ आउट ऑफ स्टॉक है ना, आउट ऑफ स्टॉक जाने का जो लॉस है, ये कॉस्ट के बजाय मैं आप इसको लॉस कहूँ, लॉस ऑफ आउट ऑफ स्टॉक is measured by duration of out of stock, competition, ठीक है। और अगर इसमें एक तो ड्यूरेशन हो गया, दूसरा कंपटीशन हो गया, और दूसरा यह है कि स्टेबिलिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको जो है अक्सर लोग जो है वो मिलेंगे कि जी मैं तो आउट ऑफ स्टॉक गया, अभी भी मैं वैसे ही हूँ। देखें इसकी जो ट्रू सेंस है ना, जो समझ आती है आउट ऑफ स्टॉक की, वो इन 3 फैक्टर्स के ऊपर आउट ऑफ स्टॉक का लॉस, कि आप आउट ऑफ स्टॉक जाएंगे तो आपको कितना नुकसान होगा, वो ये 3 चीज़ें हैं कि आप कितने अरसे के लिए आउट ऑफ स्टॉक जाते हैं, और जिस निश के अंदर जिस प्रोडक्ट में आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं उसमें कंपटीशन कितना है, और जिस प्रोडक्ट के ऊपर या जिस एसक्यू में आप आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं वहाँ पे बेसिकली स्टेबल कितनी थी आपकी वो लिस्टिंग। ठीक है, अगर आप जाते हैं 1 से 2 हफ्ते के लिए आउट ऑफ स्टॉक, कीपिंग दीज 2 पैरामीटर कांस्टेंट, जहाँ पे आप कंपटीशन सेम है, स्टेबल है, आप सेम हैं, 2 हफ्ते के लिए आउट ऑफ स्टॉक जाते हैं और 1 महीने के लिए जाते हैं, तो आपको अच्छा खासा डिफरेंस नजर आएगा ऑर्गेनिक रैंकिंग के अंदर। ठीक है, और ऑफ कोर्स आप जो है वो एक तो लॉन्ग टाइम, फॉर एग्जांपल 1 मंथ 2 मंथ के लिए आउट ऑफ स्टॉक जाते हैं, ऊपर से वहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन है या न्यू सेलर्स आए हैं ओवर द नाइट, अब वो आपके आने के बाद उन्होंने जो है वो जगह वो मोर्चे संभाले हुए हैं एंड दे आर कन्वर्टिंग वेरी वेल, तो अब आपको इतनी आसानी से जगह नहीं मिलने वाली जब तक अब आप दोबारा जो है वो थोड़ा बहुत आप पीपीसी पे पैसा ना फेंकेंगे। ठीक है, और तीसरा ये है कि आप स्टेबल कितने हैं। ऑफ कोर्स जब एक साल पुराना कंपेटर या 1 साल पुराना सेलर जब आउट ऑफ स्टॉक जाता है जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, और जिसको अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं, वो जब आउट ऑफ स्टॉक जाएगा तो उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, क्योंकि उसकी जो रैंकिंग है वो बड़ी स्टेबल होगी 1 साल वाले की, क्योंकि उसने 1 साल की हिस्ट्री है उसके पास। ठीक है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस टू गो आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, कोई बिजनेस आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है, इसी बस बात भी नहीं हो, अमेजोन को पता है ये चीज़। ठीक है, लेकिन जो सेलर अभी न्यू आया और बार बार वो आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, उसके पास हिस्ट्री नहीं है, तो वो बस वो रैंकिंग पे पैसे ही लगाता रहेगा। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप रैंकिंग करेंगे, आप पीछे से पैसा लाएंगे, जब ऑर्गेनिक रैंकिंग के दिन आएंगे या ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आपके अच्छे होंगे, वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक चले जाएंगे। और मैं आपको रिसेंट बता रहा था यूके की प्रोडक्ट है, वो तकरीबन 1 महीना आउट ऑफ स्टॉक गई है, तो वो बड़ी वेल रैंक थी। अभी ये है कि उसके जब वो दोबारा आई और हमने उसके मैनुअल रैंक्स चेक किए, तो वो टॉप 10 के अंदर कुछ कीवर्ड से उसके कुछ टॉप 15 में थे, जबकि सेल्स जो थी वो टॉप 5 में थी, और पहले हम चूँकि टॉप 5 में बैठे थे तो इसलिए बेसिकली प्रॉफिट कमा रहे थे। तो अभी भी अगर हमें प्रॉफिट कमाना था तो बेसिकली हमें टॉप 5 में आना था। ठीक है, तो टॉप 5 में आने के लिए जो है वो हमें जो है वो
तकरीबन 2 हफ्ते मैंने जो है उनके कीवर्ड्स के ऊपर, वो हाई कन्वर्टिंग कीवर्ड्स के ऊपर थोड़ी सी अग्रेसिव पीपीसी की, तो वो अब जो है वो रैंक्स बैक टू दी रूटीन हैं और अब हमने एड्स को जो है वो अपनी औकात पे ले आए हैं। ठीक है, और दूसरा जो लास्ट हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया हूँ, हाई सीपीसी। ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक जाने से पहले हमारी अच्छी खासी सीपीसी जो है वो अभी भी उस प्रोडक्ट का कन्वर्जन रेट 30 to 33% है, मतलब हर 3 क्लिक के बाद एक ऑर्डर आ रहा है, दैट इज़ वेरी गुड कन्वर्जन रेट। लेकिन उसके बावजूद उसकी एकास जो है वो 47-48 चल रही है, क्रेडिट गोज टू हाई सीपीसी। पहले तो वो हमारी एक कन्वर्जन हिस्ट्री बनी हुई थी, एड रैंक बना हुआ था, हम टॉप स्पॉट्स पे बैठे हुए थे, बड़ी अच्छी सीपीसी चल रही थी, तो 25-30% के कन्वर्जन रेट के साथ भी हमारा ब्रेक इवन के ऊपर पीपीसी ऑर्डर थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है कि कन्वर्जन रेट हर चीज़ वही है, लेकिन अब अमेजोन कह रहा है कि अब मैं आपको वो सीपीसी नहीं दूंगा जो मैं पहले आपको दे रहा हूँ, तो उसका लॉस, ये आउट ऑफ स्टॉक का लॉस है बेसिकली। ठीक है, आप आपके जो पीपीसी ऑर्डर पहले ब्रेक इवन पे थे, अब वो भी एक्सपेंसिव हो गए। ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज आल्सो बेसिकली, ऑल्दो के ये इन्वेंट्री मैनेज करना और वो सब करना ये पीपीसी मैनेजर का काम नहीं है, बट उसको रेड अलर्ट भेज देना इन्वेंट्री वाले बंदे को या क्लाइंट को, ये आपकी जिम्मेदारी है कि भाई ये जिस स्पीड से मैं जा रहा हूँ आप इन दिनों में आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे, और अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे तो ये पैसा आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट मिस कर गया था, आस्क क्लाइंट अबाउट प्रॉफिट मार्जिन। उसकी वजह है कि बहुत से क्लाइंट्स आपके पास ऐसे आए होंगे जो जिन्होंने जो है वो एक्सपेंसिव सोर्सिंग की होगी, और मज़े की बात है उनको मार्जिन भी जो है वो 40% चाहिए कि जी हम तो 40% पे सेल होगा। तो होगा क्या कि कंपेटिटर आपके 40-50 बेच रहे होंगे, वो दिन के 2-3 बेच रहे होंगे। ठीक है, और पीपीसी में तो आप वो ब्लीड ही करेंगे। तो उसको वो, अब जब उसने ऑलरेडी एक्सपेंसिव सोर्सिंग की हुई है और प्रॉफिट भी उसको 35-40% चाहिए, तो वो ये प्रॉफिट कहाँ से निकालेगा? वो निकालेगा प्राइस से। वो समझिएगा कि अगर बाकी 7 के बेच रहे हैं तो मैं 9 का बेच के 35% प्रॉफिट मार्जिन। देखें जो है ना, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊं कि अकाउंट्स डू नॉट come into profit by increasing prices। ठीक है, ये कोई तरीका नहीं होता कि आप प्राइस जो है इंक्रीज करके अपना अकाउंट प्रॉफिट में आए, ऐसा नहीं है। जो प्रॉफिट आप उधर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो आपका पीपीसी खा रही होगी, आपका स्पॉन्सर ट्रैफिक खा रही होगी, या जो आपकी सेल वेलोसिटी में जो लॉस आएगा वो आपका रियल टाइम लॉस होगा। ठीक है, आप समझेंगे कि मैं 40% प्रॉफिट पे चला गया हूँ, आपके कॉस्ट जंप करके 80 पे चले जाएगी। ठीक है, तो ऊपर से सेल वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो गई, कन्वर्जन डिक्रीज हो गई, तो लॉन्ग टर्म आप लॉस कर रहे हैं। तो कभी भी प्राइस इंक्रीज करके जो है ना वो अकाउंट प्रॉफिट में नहीं आया। हाँ, ये उस सूरत में मैं नहीं कह रहा कि जहाँ पे प्राइस गैप मौजूद होता है, जैसे बाजू का हमारी सोर्सिंग इतनी अच्छी होती है कि हम तो ऑलरेडी चीप पे बेच रहे होते हैं, तो उसमें अगर हम एक दो हमारी क्वालिटी अच्छी होती है, लिस्टिंग अच्छी होती है, तो हम अगर प्राइस इंक्रीज भी करते हैं फिर भी हमें अच्छी ऑर्डर्स आते हैं। और अभी तो खैर वो Q4 चल रहा है, कुछ आइटम्स हैं गिफ्टेबल, उनकी जो है वो सेल वेलोसिटी वो 120-130 जो है वो डेली का ऑर्डर आ रहा है। और वो भी मज़े की बात है, हमने कोई 1.5 पाउंड उसके ऊपर इंक्रीज कर दिया है, बट वो सेल है कि वो नीचे नहीं आ रही। तो ठीक है, ये होते हैं सीजन वाले दिन। जिस तरह कोई भी प्रोडक्ट हो ना तो उसका एक सीजन होता है, तो इसी तरह अमेजोन सेलर्स का भी जो सीजन होता है वो Q4, और उसके अंदर भी दिसंबर होता है। दिसंबर में आई मीन ब्लैक फ्राइडे आ रहा है, साइबर मंडे आ रहा है, ये इतना कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे जो है वो 50-50 60% प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर और सेल वेलोसिटी डबल हो जाती है। तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली आप बिल्कुल प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हैं जब मार्केट के अंदर गैप मौजूद होता है, तो आप बिल्कुल करते हैं। लेकिन जब आप प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए प्राइस इंक्रीज करते हैं ना ताकि आपका प्रॉफिट अकाउंट प्रॉफिट में आए, दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। ठीक है, आपको बेसिकली सोर्सिंग में ही अपनी अकाउंट को प्रॉफिट में बनाना होता है। वहाँ पे अगर आपका 25-30% नहीं है तो आप प्राइस बाद में नहीं इंक्रीज कर सकते। और दूसरा ये है, अभी अभी ये इन्वेंट्री की मैं बात कर रहा था, तो अगर आप में अभी अगर कोई वो कर रहा है आप में से क्लाइंट्स को हैंडल, तो अगर आप
इन दिनों में आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं ना, तो आपने अपना पूरा साल वेस्ट किया है। खास तौर पे उन आइटम की मैं बात कर रहा हूँ, गिफ्टेबल आइटम की, ठीक है, क्योंकि अभी जैसे बता रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट की जो है वो सेल वेलोसिटी अभी मतलब जंप हो गई 120-30, और अभी दिसंबर नहीं लगा, अभी तो वैसे एंड ऑफ द नवंबर है जो कि विंडो शॉपर्स का सीजन होता है, ठीक है। अभी जब ब्लैक फ्राइडे और वो लगेगा तो वो बूस्ट कर, तो इन दिनों में बेसिकली विन वो करता है जिसके पास स्टॉक मौजूद होता है, क्योंकि आप देखें ना एक निश के अंदर 4-5 मेन होते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं, और उसमें अगर 1-2 आउट ऑफ स्टॉक चले जाए तो आप तो फिर जंगल के बादशाह है ना, आप तो प्राइस को 100% भी इंक्रीज कर जाएं तभी भी आपका आइटम बिकेगा, ठीक है। तो इन दिनों में जो अपना स्टॉक जो है वो मैनेज कर लेता है, उसके पास बैकएंड पे 3PL में पड़ा होता है और उसको इन्वेंट्री एस्टिमेशन अच्छी होती है, वो एंड पे जीत जाता है, क्योंकि वो 1 दिसंबर लगाएगा जब बाकी 1-2 कंपेटिटर आउट ऑफ स्टॉक हो चुके होंगे, क्योंकि सेल वेलोसिटी इतनी हाई हो गई, या लोगों के पास कैश नहीं था, आपके पास कैश था, या आपने इन्वेंट्री अच्छी, आप वो 1 दिसंबर एक सीजन में इतना कमा लेंगे कि वो बेसिकली आप उसको जो है वो शायद आपने पहले इतने 9 महीने नहीं कमाया होगा, ठीक है। तो ये हमारी इन्वेंट्री हो गई। ओके, मुझे टाइम अच्छा खासा हो गया है, 141। आप लोग मुझे बताएं कि बोर तो नहीं हो गया अब, क्योंकि अच्छा खासा टाइम हो गया है। एक एक चीज़, एक एलिमेंट रह गया है, आप में से कोई मुझे चैट में बता देगा, इट्स ओके। हमीद भाई, नहीं नहीं, बिल्कुल बोर नहीं हो रहे। वकार भाई के सेशंस तो और लंबे चलते रहते थे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। नहीं नहीं, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था इतना लंबा सेशन करने का, वो इतना ज़्यादा टाइम कोई बंदा जो है वो फोकस कर भी नहीं सकता, लेकिन चलें, मुझे बस एक पॉइंट जो है वो फिनिश करने दे, फिर हम इसको इंशाल्लाह अभी आपके फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। अच्छा, इसमें हम जो है वो ये चीज़ें देख चुके हैं। ओके जी, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट EBC, जिसको जो है हम अपना इनहेंस ब्रांड कंटेंट भी कहते हैं, या पहले हम या अब इसको A+ कंटेंट भी कहते हैं। 7 के अंदर हम इसको कह देते हैं EBC, या जिसकी फुल फॉर्म है इनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट, ठीक है जी। ये बेसिकली एक रियल स्टेट है, आपको फर्दर कन्वर्जन को इम्प्रूव करने की ये एक अपॉर्चुनिटी है जो अमेज़न दे रहा है उनको जो कि ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर हैं, ठीक है। ये सिर्फ ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर्स के पास ही होती है। तो अभी इसको जो है इसको आप A+ कंटेंट भी बोल सकते हैं। वैसे जो है वो A+ कंटेंट पहले डिफरेंट हुआ करता था, ये बेसिकली जो थर्ड पार्टी सेलर्स हैं उनके पास नहीं, लेकिन अभी यह है कि अमेज़न इनको एक ही कहता है। अच्छा जी, तो इसके लिए आपके पास लाजमी है कि ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर्स हों। तो अभी हम इसके ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है ना वो जो आपका जो तरीका है वारदात होना चाहिए BC का, वो बेसिकली वही है कि आप उसको अवेयर कराएं, ठीक है, और टू इंक्रीज डिजायर एंड देन एक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप जो है उसको पहले प्रोडक्ट से थोड़ा सा रोशनास कराएं, इंट्रोड्यूस कराएं, और उसके बाद आपके यहाँ पे जो है वो बेस्ट रियल स्टेट टू यूटिलाइज लाइफस्टाइल इमेजेस, ठीक है। अच्छा चलें, आई थिंक ये ZE का मसला है। तो ये बेसिकली बेस्ट जो है वो रियल स्टेट है जहाँ पे आप अपनी लाइफ स्टाइल इमेजेस को वो कर सकते हैं। तो इसमें अब ये देखें, क्योंकि इसमें आप वो चीज़ दिखा रहे होते हैं जो लोगों ने यूज़ करनी होती है, और उन लोगों से आप की मदद से दिखा रहे होते हैं जिन लोगों ने वो रियल टाइम उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे चूंकि ह्यूमन फेसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो वो बेसिकली एक जो है
उसमें एक बेसिकली वैसे भी उस प्रोडक्ट की तरफ जो है वो इंसान ज़्यादा माइल हो जाता है जहाँ पे ह्यूमन फेस आपको नज़र आ जाए और रियल टाइम। फॉर एग्जांपल जो है ये प्रोडक्ट मैं जिस काम के लिए ख़रीदने आया था वो उसी काम के लिए वो यूज़ होती हुई दिखाई जा रही है कि जब आपके घर में भी आपके पास पे भी आएगी तो वो ऐसे यूज़ हो रही होगी। तो बेसिकली मेरी जो है इसने इमेजिनेशन को जो है वो ईज़ी बना लिया है कि अब ये मुझे इमेजिन करके दिखा रहा है कि मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा। अच्छा, इसमें जो है ये कुछ इसको यहाँ पे थोड़ा-सा टू द पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? ड्यूरेबल एंड में अब ये देखें, ठीक है, ये इन्होंने ना मतलब ये देखें तो आपके बेनिफिट्स यहाँ पे इन्होंने वो कर दिया है, हाइलाइट्स कर दिए हैं, सील द फ्लेवर, सील द फ्रेशनेस। ठीक है, तो अगर तो जो बेनिफिट्स ऑफ कोर्स वहाँ पे भी आपने एड्रेस किए हैं ना बुलेट्स में, तो वही वहीं पे ये भी है कि आप इसको ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पे भी आप अपने अच्छा जी, तो यहाँ पे भी जो है आप अपने उसके टॉप के बेनिफिट्स को यहाँ पे हाईलाइट करके उसको आप बेसिकली लाइफस्टाइल इमेजेस के ज़रिए यहाँ पे उसको आई मीन दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल आपकी ऑफ कोर्स ये जो है वो कन्वर्जन में इंक्रीज़ करेगा, बस ये है कि ये ज़्यादा टेक्स्ट ना हो, बड़ी नपी तुली सी जो है वो लाइन हो जो उसको थोड़ा-सा आई मीन एक्सप्लेन कर दे, नॉट टू मच लेंथी। तो ये यहाँ पे ये जो है इसको वो कर सकते हैं फर्दर डिटेल में जाने के बजाय, ठीक है? तो ठीक है जी, ये आपकी जो है वो एक एक्स्ट्रा रियल स्टेट है व्हिच हेल्प्स अ लॉट इन ईबीसी, व्हिच हेल्प्स अ लॉट इन कन्वर्जन। और इसके अलावा हम एक चीज़ को भूल गए हैं, डिस्क्रिप्शन को। अच्छा, यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन और ये सारे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आ गए। अच्छा, यहाँ पे ना ओके, असल में चीज़ें अभी रहती थी, चलें क्वेश्चन। अच्छा, आप में से बहुत कम लोग होंगे जो इस चीज़ की अहमियत को जो है वो समझते होंगे कि क्वेश्चन एंड आंसर्स कितने इम्पोर्टेंट है। इसकी जो है इम्पोर्टेंस आप यहाँ से रियलाइज़ करा लें कि अब आई डोंट नो कि ये यहाँ पे प्लांट हुए हैं या जेन्युइन है। अगर तो जेन्युइन है तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और यहाँ पे जो है अगर एक कस्टमर इतनी ज़हमत कर रहा है ना कि वो उसने कुछ 4-5 लिस्टें खोली होंगी और उसके बाद उसने बुलेट सीबीसी पढ़ने के बाद उसको वो चीज़ नहीं मिली और वो पूछ रहा है कि आर दीज फ्रीजर सेफ, तो इट मीन्स इट मैटर्स अ लॉट, इट मैटर्स अ लॉट। तो वो जो थी ना बुलेट्स में जो आपको मैं कह रहा था कि बेनिफिट्स आप वो करें, उसमें कीवर्ड के बजाय इसको डालें। तो अब यहाँ पे बेसिकली इट मीन्स कि देखें कस्टमर को वो चीज़ नहीं मिली और उसने यहाँ पे अगर प्लेस किया है तो इट मीन्स वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो उसको पूछना चाह रहा है। तो ये जो है वो क्वेश्चन आंसर्स आपका जो है वो एक आई मीन जो ऑडियंस इंसाइट है उसमें भी हेल्प कर सकती है। और यहाँ से जो चीज़ें आप निकालें वो आप यहाँ पे जो है अगर बुलेट्स में जगह नहीं मिली तो आप यहाँ पे जो है ईबीसी में उसको फ्रीज़र के अंदर रखा हुआ दिखा सकते हैं कि देखें ये फ्रीज़र के अंदर भी आई मीन फ्रीज़र सेफ भी हैं, ठीक है? तो जब आपने उसको चीज़ का सबूत दे दिया, यहाँ पे उसने क्वेश्चन किया और इस तरह के कई लोग होंगे जिनके माइंड में ये होगा तो वो एक तो यहाँ से देख रहेंगे, यस आई थिंक सो, दैट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, ठीक है? ये बेसिकली सेलर को रिप्लाई करना चाहिए कि अगर फ्रीज़र है तो वो धड़ल्ले से बताए कि बिल्कुल ये चीज़ जो है वो फ्रीज़र सेव है, आई थिंक सो इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। उसकी वजह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कस्टमर तो लिख के चला गया, अब एक और कस्टमर आता है उसके माइंड में भी ये है कि पता नहीं ये फ्रीज़र सेफ है या नहीं। वो देखता क्वेश्चन आंसर में आता है
तो वो देखता है कि फिर से यस आई थिंक सो, इट मीन्स कि seller is not confident or the buyers who used are not confident, तो that is confusing। तो ये बेसिकली कन्वर्जन को डिस्टर्ब भी करेगी। तो यहाँ पे सेलर को जो है वो बड़े ही एक्सप्लेनेटरी वे में यहाँ पे रिप्लाई करना चाहिए क्वेश्चन आंसर्स को, क्योंकि ये उन चीज़ों को आंसर कर रहे होंगे ये क्वेश्चन जो कस्टमर्स के माइंड में तो हैं, लेकिन उन्होंने कहीं हीलियम के सर्च वाले में इनका कहीं पे एक्सप्रेस नहीं किया। ठीक है जी, तो दीज क्वेश्चन एंड आंसर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, ठीक है। फ्रंट एंड जो है आज का हमारा जो फ्रंट एंड ऑप्टिमाइजेशन का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। तो अभी आप लोग जो है वो अपने क्वेश्चंस वगैरह भी पूछें, मैं स्क्रीन भी स्टॉप कर देता हूँ तो हम इसको फर्दर देख सकते हैं। जी असफंद अयाज, आपका हैंड रेज है। सर मैंने आपसे पूछना था थोड़ा पीपीसी के हवाले से क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी जी। सर मैंने आपसे ये पूछना था सर, अगर हम एक कीवर्ड को एग्जैक्ट में टारगेट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेन चेन हो गया, तो अगर उसका जो प्लूरल है वो दोनों सेम ही होगा या नहीं अलग अलग होंगे? मीन्स हम नहीं, उनको उसका प्लूरल सिंगुलर एक ही जगह टारगेट हो जाएगा। अच्छा ठीक हो जी। ठीक। जी, उसको एग्जैक्ट में अगर आप कर रहे हैं तो आपको सेपरेट टारगेट करने की जरूरत नहीं है, वन इज ठीक। इनफ। जी। अच्छा सर, मैंने अभी एक प्रोडक्ट के लिए एक लिस्टिंग पे कैंपेन्स बनाई थी, तो मतलब मुझे उसके फर्स्ट 2 डेज पे कोई इम्प्रेशन पड़ रहे थे और ना कुछ वो पड़ रहे थे। तो मुझे किसी ने कहा कि ये जब आप किसी प्रोडक्ट के लिए पहली बार कैंपेन्स बनाते हो तो उस पे इसी तरह होता है कि 3 दिन के बाद उस पे ये इम्प्रेशंस वगैरह ये सब शो होना शुरू होते हैं। क्या ये बात ठीक है? नहीं, ऐसी कोई जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 3 दिन बाद इंप्रेशन आएगा, बल्कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट की कैंपेन्स जो है वो फौरन लाइव हो जाती हैं, उसके ऊपर इंप्रेशन आने लग जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक, डिपेंडिंग अपॉन द बिड्स। ठीक है, अब ऑफ कोर्स अगर आपने बिड जो है वो कम रखी हुई हैं और स्टार्ट में आपको बिड ज़्यादा चाहिए तो अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू गो विद हाई बिड्स। ठीक है, तो वो आपको इंप्रेशन लाने में हेल्प करेगा। और इसके अलावा अगर कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनका सर्च वॉल्यूम ही कम है, आई मीन डिमांड कम है, तो मे बी उन दिनों उसके ऊपर ट्रैफिक कम आ रही है जिसकी वजह से इंप्रेशन कम आ रहे हैं, तो दैट कैन बी द रीजन। लेकिन उसके इंप्रेशन तो फौरन आने लग जाते हैं। स्पॉन्सर प्रोडक्ट जो वीडियो होती है और स्पॉन्सर ब्रांड डिस्प्ले वो बेसिकली रिव्यू में चली जाती है, उसको टाइम लगता है थोड़ा ट्रैफिक आने में। ठीक। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन था। जी जी। सर मैं कह रहा हूँ, अब एक कीवर्ड है उसको हम मतलब डिफरेंट कैंपेन्स में टारगेट करें तो इसका कोई इशू तो नहीं है ना? मतलब कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ये ठीक है, पीपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो वैसे तो हम ऑफ कोर्स इनको आंसर कर ही देंगे, लेकिन बिल्कुल कर सकते हैं। आप डिफरेंट मैच टाइप्स के अंदर आप डिफरेंट मैच टाइप में बात कर रहे हैं ना, एक कीवर्ड को डिफरेंट जी मैच। जी सर, जी जी जी, जी। बिल्कुल आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन जब फ्रेज में टारगेट मैं करता हूँ किसी एग्जैक्ट की कीवर्ड को, तो मैं उसको फ्रेज में नेगेटिव एग्जैक्ट कर देता हूँ। सर उसकी फ्रेज में नेगेटिव एग्जैक्ट कर देते हैं? जी, उसकी वजह ये है कि एक तो ड्यूरिंग ऑडिट मुझे एनालिसिस काफ़ी उसका आसान हो जाता है, मुझे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एक ही जगह पे उसके पूरा डाटा नज़र आ रहा होता है, और उस कीवर्ड के ऊपर या उस टारगेट के ऊपर मेरा कंट्रोल जो है वो भर जाता है। आई मीन मैं उसको सिंगल पॉइंट, मैं उसको प्लेसमेंट से पकड़ सकता हूँ, मैं उसकी बिडिंग स्ट्रेटजी से पकड़ सकता हूँ, मैं उसकी बिड से पकड़ सकता हूँ। ठीक है, अब तो अमेज़न जो है वो इम्प्रेशन शेयर्स भी बता रहा है, उसके ऊपर कितने आए हैं, इम्प्रेशन जो है वो रैंक भी बता रहा है, तो मैं उसको कई जगह से पकड़ सकता हूँ। लेकिन अगर वो फ्रेज में भी जो है वो नेगेटिव, वो फ्रेज में भी चल रहा है ना वो कीवर्ड, और एग्जैक्ट में भी चल रहा है, तो अब मेरा कंट्रोल कम हो गया। फ्रेज में हो सकता है उसका जो है वो लो सीपीसी के ऊपर कुछ क्लिक्स आए, कुछ कन्वर्जन हो जाए, लेकिन उसके अपने प्लस नेगेटिव हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको पीपी सेशन में बताऊंगा कि हम वो क्यों करते हैं, या आपको कब जो है वो करना भी चाहिए और कब नहीं भी करना चाहिए। खास तौर पे जब आप रैंकिंग अप्रोच के साथ जा रहे हैं तो आपको लाजमी करना चाहिए। लेकिन आप, ठीक हो। आई वुड सजेस्ट आप ना वो ये क्वेश्चंस अभी ना, क्योंकि इस वजह है कि अगर ये वाले क्वेश्चन पीपीसी के ऊपर हम करें ना तो फिर तो हो सकता है हम 4 घंटे बैठे
पीपीसी के ऊपर, क्योंकि वो काफ़ी लोगों की कन्फ्यूजन्स होंगी। लेकिन मैं बेसिकली चलना चाह रहा हूँ टॉपिक टू टॉपिक। जैसे आज हमने ये चीज़ें की, इनका मौका बाद में नहीं आएगा, ठीक है। पीपीसी की ऑफ कोर्स ये चीज़ें आगे आएंगी, तो आप आज की चीज़ें आज क्लियर कर लें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये है कि आपकी बाकी इंशाल्लाह कन्फ्यूजन्स भी दूर हो जाएंगी। ठीक हो गया, थैंक यू सर। ओके, नो प्रॉब्लम। जी मलिया, मैं इसको जो है वो गूगल फाइल के अंदर ही रख दूंगा, तो आप वहाँ से इसको जो है एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है जी। और बाकी जिन लोगों ने ईमेल सेंड कर दी थी उनको मैंने एक्सेस दे दी हुई है गूगल ड्राइव की। जी अच्छा, नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है? हैंड रेज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन था, आपने कहा है कि दूसरी मैनी चैटर्स को अब यूज़ नहीं करते, तो उसकी क्या रीज़न है? उसको यानी कि क्यों नहीं अभी इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता? क्या कोई डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं इसके? एक तो ये है कि अब हम गिव अवेज उतने नहीं करते जितने पहले करते थे, खासतौर पे 2020 में ना, 2020 में, ठीक है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा जो है वो पीपीसी से ही लॉन्च हो रही होती है। हम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा टक जो है ना टच उसको देते हैं, तो लेकिन बाकी नहीं करते। और उसकी वजह यही है कि ऑफ कोर्स वो पीपीसी में ज़्यादा देख रहे होते हैं कि बड़े ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में रैंकिंग हो रही है और आप फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं तो उसमें आप जो है वो गिव अवेज इन्वेंट्री बढ़ाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि अमेज़न अब काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुका है एज़ कम्पेयर टू पास्ट 2019 2020। अब ये है कि अब अमेज़न क्लियर कट बताने लग गया कि ये लिंक्स बंद कर दो, वरना एक ही दिन में आपका अकाउंट बंद करूँगा। तो ओके, वो भी रीज़न है। ठीक है, ठीक है। और बाकी जो आपने वाइन प्रोग्राम का बात किया, तो उसके मतलब नेक्स्ट लेक्चर में सब मज़ीद पता चलेगा कि क्या वाइन प्रोग्राम उसमें किस तरह जी, वो था? जब आप लॉन्च करते हैं तो उसमें आप वाइन इनरोलमेंट करनी होती है। अब तो अमेज़न ने उसकी कोई आई थिंक फ़ीस भी रखती है $50 या £50। पहले वो फ्री होता था, ठीक है। ओके, तो उसमें आप अगर आपकी जो है वो प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, जो कि मोस्टली हम लोगों की अच्छी होती है, जब हम इतनी मेहनत के बाद मार्केट में एंटर होते हैं, तो उसमें आप डेफ़िनेटली उसमें जाएँ। लेकिन अगर आपको है ना कि सप्लायर ने भंड वगैरह मार दी है और आपको पता है कि क्वालिटी ऊपर नीचे है, तो फिर वाइन में ना करें। ठीक। तो वाइन बेसिकली यानी कि आपको किस यानी कि क्या आपके कस्टमर जो है वो स्पेशल होते हैं अमेज़न के, यानी कि जो आके आपको रिव्यू देते हैं, या उसमें कोई क्या चीज़ होती है जी, जी, वो खास? अमेज़न के, जी, अमेज़न उनको वो करता है, प्रोडक्ट भेजता है आपकी कि ये हमारे नए सेलर आए हैं, आप चेक करें कि इनकी प्रोडक्ट कैसी है। तो वो फिर एक ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। तो अगर तो ओके, वो ओके, पॉजिटिव आ जाए तो वो ठीक है, आपकी जो है वो कन्वर्जन में ऑफ कोर्स बहुत हेल्प करते हैं। वाइन रिव्यू जब पॉजिटिव में आ जाए, और अगर खुदा ना खास्ता नेगेटिव में आ जाए तो आपकी कन्वर्जन ऐसे ड्रॉप होती है। ठीक है, ठीक जी, है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, प्रॉब्लम। जी, अ, अहमद बिलाल, आपने हैंड रेज किया था, ठीक है, आपने हैंड डाउन कर दिया है। आमना, आपका क्वेश्चन था, आपने उस वक्त जो है वो पूछ रही थी। जी एक्चुअली मुझे मेनली ईवीसी का पूछना था, क्योंकि हमने उसकी बात नहीं की थी। जी। और मेरा जो था आइडा से रिलेटेड था, क्योंकि कॉपीराइटिंग का भी कुछ समहाउ नॉलेज है मुझे बहुत बेसिक लेवल पे, तो उस पे जी। ये बहुत टॉप पे आता है। वैसे तो बहुत सारे और भी हैं अप्रोचेस जिससे आप कॉपीराइटिंग कर सकते हैं। तो मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि टाइटल को लेके, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन को लेके, जैसे हमने बुलेट पॉइंट्स को डिस्कस किया, तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। बट देन फिर जब ईबीसी की बात हुई तो आपने इन सब चीज़ों को एकदम लाइक कवर कर दिया कि बिल्कुल। ईबीसी करते हुए कैसे हम आइडा को यूज कर सकते हैं यूजिंग द इमेजेस एंड एवरीथिंग। तो फिर जी, सब क्लियर हो गया था, तो इसलिए फिर मैंने दोबारा हैंड रेज नहीं किया। ठीक है, थैंक यू। मतलब मैंने आप सही किया, आपको उस वक्त क्वेश्चन ही पूछ जी लेना। हाँ, आपने ठीक है, वाकई सही काम कर दिया। चलो सही, ओके ग्रेट। थैंक यू। ठीक है, ओके जी, वेलकम। अच्छा जी, आप सब लोगों के क्वेश्चंस हो चुके हैं और यहाँ पे चैट में भी मुझे कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा, तो आई होप के वी आर डन।
बाकी इंशाल्लाह सेशन में अपलोड भी कर दूंगा। आप लोग जो, वैसे मैं तो बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग काइंडली इसको लाइव ज्वाइन किया करें और यहाँ पे फ़ौरन ही क्वेश्चन पूछ लिया करें, ठीक है, बजाय इसके कि बाद में रिकॉर्डेड वीडियोस, वो रिकॉर्डेड वीडियोस मुझे पता है वो बाद में उस इंटेंट के साथ देखी नहीं जाती जिस तरह इंटरेक्टिव सेशन में लोग देखते हैं, ठीक है। वो बाद में होता है कि हैंड फ्री लगे होते हैं, साथ में मोबाइल यूज़ हो रहा होता है, कॉल हो रही है, मैसेजिंग, तो वो जो चीज़ समझाने वाली होती है वो समझ ही नहीं आती रिकॉर्डिंग सेशन से। तो एनी हाउ, ठीक है जी, थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम का। तो हम अच्छा, जो है बस आज एक टाइम, बात आपसे पूछनी थी कि जी ये जो अभी हमने आज किया है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का जो फ्रंट एंड का है सारा, तो एज एन एक्सरसाइज कुछ होगा कि हम लोग करेंगे इस पे काम, इन द सेंस जस्ट टू इन्फोर्स दी जो भी पॉइंट्स हमने आज लर्न किए हैं? जी जी, वो आप करेंगे। जी जी अच्छा जी, मुझे ख़त्म करने दें, मैं आपसे कराऊंगा। चलें, जरूर जरूर, चलें, ठीक, थैंक यू। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।